हेलो 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 बेटा। हेलो हेलो हेलो। आई एम ऑडिबल विजिबल। सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो? तो सबसे पहले बेटा, आज बहुत मतलब ऐसा दिन है जिस दिन मतलब बच्चों के लिए सबसे बड़ा दिन माना जाता है आज के दिन, ठीक है? क्योंकि आज बसंत पंचमी है। मौसम में भी यहाँ बहुत सारे चेंजेस होते हैं, प्रकृति में चेंजेस होते हैं, ठीक है? और आज सरस्वती की वंदना होती है, मतलब सरस्वती पूजन होता है, ये आपको पता ही है। तो आपके लाइफ के अंदर कहा जाए, सरस्वती का मतलब है जो विद्या दायिनी है, ठीक है? जो कह सकते हो कि आपको एजुकेट कर रही है, आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में कहीं ना कहीं उसकी ब्लेसिंग, ठीक है, रिक्वायर्ड होती है। तो आज वही दिन है, ठीक है? तो आज बसंत पंचमी का दिन है। आप सभी को बसंत पंचमी की ढेरों सारी शुभकामनाएं, ठीक है? और आज हमारा सिलेबस का भी सेकंड लास्ट लेक्चर है, ठीक है? और हो सकता है कल मैं लेक्चर लूंगा, ठीक है? कल हमारा लास्ट लेक्चर होगा, कल मैं लेक्चर लूंगा। और उसके बाद आपकी बॉटनी कंटिन्यू रहेगी, क्लियर है? हाँ, बॉटनी के साथ साथ प्रैक्टिस सेशन आपका एडिशनल लेक्चर में रहेगा, प्रैक्टिस सेशन जूलॉजी का, ठीक है? उसमें हम रिवर्स चलेंगे, यानी पीछे से। यानी पहला सेशन आपका रहेगा एवोल्यूशन का, फिर बायोटेक्नोलॉजी का, यानी रिवर्स में चलेंगे उसके अंदर, ठीक है? तो प्रैक्टिस सेशन आपका रिवर्स में रहेगा 12th वाले पार्ट का, क्योंकि 11th वाले पार्ट का हम यूट्यूब पर लेके चल रहे हैं, ठीक है, निर्णायक सीरीज के अंदर। तो यहां पर 12th वाले पार्ट का मैं रिवर्स में प्रैक्टिस सेशन चालू कर दूंगा, समझे? यस बेटा, यस, ठीक है। बसंत पंचमी की ढेरों सारी शुभकामनाएं बेटा सभी को, ठीक है? और मैं तो यही कहूंगा कि माँ सरस्वती का आशीर्वाद आप सबके ऊपर बना रहे, और इस बार आप अपने टारगेट और लक्ष्य तक पहुंचो, ठीक है? 2024 आपके सिलेक्शन का ईयर हो, ठीक है? जिसमें आप अपने और सभी पेरेंट्स के अपने, ठीक है, अपने जो ड्रीम सपना है उसको पूरा करो, ठीक है? यही, ठीक है, हमारी भी बेस्ट विशेष हैं आपके साथ, ठीक है? ठीक है ना? तो आज हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर है, कल हमारा लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है? और कल ह्यूमन एवोल्यूशन हम खत्म कर देंगे, ठीक है? और उसके बाद रिवर्स में कहानी चलेगी, मैंने बता दिया आपको। सैटरडे को ठीक है, निर्णायक सीरीज के अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन 11th वाला मैं लेके चल रहा हूं, उसको यार मिस मत करना, ठीक है? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें पूरी एनसीईआरटी और क्वेश्चन हम कराने वाले हैं, क्लियर है? और यहां मंडे से मैं रिवर्स में आपका प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है? बॉटनी का सेशन आपका रेगुलर चलेगा, उस टाइम को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, पहले ही मैं बोल दे रहा हूं। बॉटनी वाले टाइम को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हो सकता है सर मेरा भी लेक्चर लें, मतलब मेरा स्लॉट भी बॉटनी में मर्ज हो जाए, ठीक है? जिससे कि वो भी अपना सिलेबस खत्म करा करके साथ साथ हम लोग प्रैक्टिस सेशन करा पाए, ठीक है? तो मंडे से मैं स्टार्ट कर दूंगा प्रैक्टिस सेशन अपना रिवर्स में, क्लियर है? बिल्कुल समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, चलो चलो चलो। कल बॉटनी की लेक्चर, हो सकता है, मैं कह रहा हूं ना कि इसे एक लेक्चर अगर मेरा बचता है तो मैं बीच में गैप नहीं आने दूंगा, कल खत्म करा करके, जिससे कि मंडे से मैं प्रैक्टिस सेशन लगा लूंगा अपना, ठीक है? समझे? हाँ, मंडे से प्रैक्टिस सेशन में स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है? और इसी चैप्टर का प्रैक्टिस सेशन पहले होगा एवोल्यूशन का, जिससे कि थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाएगी एवोल्यूशन की। फिर मैं रिवर्स में कहानी चालू कर दूंगा, एवोल्यूशन, बायोटेक्नोलॉजी, मतलब तुम्हें मजा आ जाएगा। मैं सारे क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहाँ करा दूंगा 12th वाले पार्ट की, ठीक है? क्योंकि 11th का मैं पैरेलल लेके चल रहा हूं ऑलरेडी निर्णायक सीरीज के अंदर। तो वहां आपका ऑलरेडी सैटरडे को लगा हुआ है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, कंप्लीट एनसीईआरटी विद ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, ठीक है? ओके, हाँ, मैं सबको बोल रहा हूं, ठीक है? मैं स्टार्ट कर दूंगा तो मेरे पीछे सभी लोग स्टार्ट कर देंगे, पक्का है, ठीक है? टेंशन मत करो, सभी लोग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? तो आज अपना जो लेक्चर होगा, आज फोर्थ लेक्चर होना चाहिए, यस। आज फोर्थ लेक्चर है, और 5 लेक्चर मैंने बोले थे आपको इवोल्यूशन के अंदर, ठीक है? तो वैसे तो थोड़ा सा 6 और 7 भी लग सकते थे, तो मैंने आज थोड़ा सा पीपीटी प्रिपेयर्ड कर ली है पहले से, जिससे कि हर चीज समझाते हुए मैं आपको लेके चलूंगा आगे, और पूरा ब्रेन में सेट कराते हुए हार्डी विंगवर्थ तक आज मैं करा दूं, जिससे कि कल ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन और ह्यूमन इवोल्यूशन एकदम एंड कर दूं, क्लियर है? बिल्कुल। और मंडे से प्रैक्टिस सेशन में अपना स्टार्ट कर दूं, ये ऐसा मेरा थॉट प्रोसेस है, ठीक है? और कोशिश करते हैं, बस थॉट प्रोसेस सबका होता है, कोशिश करते हैं बेटर हो, बेटर हो और बेटर हो, ठीक है? और आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट दिन होता है बेटा, ठीक है?
आज जब भी टाइम मिले, ठीक है, वैसे तो आप हर समय सरस्वती वंदना करते ही हो, ठीक है, क्योंकि पढ़ाई ही सबसे बड़ी मतलब पूजा है कहा जाता है, ठीक है। तो तुम दिन और रात पढ़ रहे हो ना, ठीक है, ये एक बहुत बड़ी पूजा है, ठीक है, और ये आपको आपके मुकाम, आपके टारगेट, आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगा, ठीक है। पर ध्यान रखना, ईमानदारी से की हुई पढ़ाई ही पहुंचाएगी। अगर अपने को बेवकूफ बना रहे हो, आसपास के लोगों को बेवकूफ बना रहे हो, ठीक है, तो आप अपने टारगेट लक्ष्य तक नहीं पहुंचोगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, पूरा ईमानदारी से, शिद्दत से किया हुआ काम आपको आपके टारगेट तक पहुंचाएगा, ठीक है। चलो, तो एवोल्यूशन बेटा लेक्चर नंबर 4 है। आज बायोलॉजिकल इवोल्यूशन पूरा खत्म कर दूंगा। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में आता क्या है, ठीक है, और इसमें कुछ मॉडर्न थ्योरीज भी आएंगी, इसमें आगे कनेक्ट करेंगे, वो भी आज हम कवर कर देंगे। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में मेन 3 थ्योरी आती हैं, ठीक है। एक लेमार्किनिज्म, एनसीईआरटी ने बहुत ज्यादा यहां नहीं दिया, मॉडर्न थ्योरी में दे रखा है उसको, पर मैं सिस्टमेटिक वे में लेके चल रहा हूं जिसे समझ में आए आपको, ठीक है। तो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में पहले लेमार्किनिज्म आया, जो मैंने आपको कल समझाया, रिवाइज कराता हूं। आज मैं डार्विनिज्म पूरा लूंगा, जिसमें इंक्लूड कर दूंगा मैं इंडस्ट्रियल मिनरलिज्म, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल मिनरलिज्म वाला पार्ट आज ऐड हो जाएगा इसके अंदर, और फाइनल हम इसके अंदर म्यूटेशन थ्योरी भी कराएंगे। तो ये बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में 3 थ्योरी आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद मॉडर्न थ्योरी आएगी, और जब भी मॉडर्न थ्योरी की बात करते हैं तो मॉडर्न थ्योरी के अंदर, ठीक है, सभी थ्योरी का कुछ मिक्सअप आता है, जिसमें फाउंडर इफेक्ट, बोटलनेक इफेक्ट आते हैं, ठीक है, और जिसके अंदर हार्डी विंगर इक्वेशन भी मैं लास्ट में कराने वाला हूं। तो आज का टारगेट समझ में आ गया। तो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, अच्छा पहले रिवीजन और करा दूं, 1 मिनट, कल क्या कराया था एक बार दिमाग में सेट कर लो, ठीक है। कल हमने थ्योरीज वाले पार्ट बायोलॉजिकल इवोल्यूशन स्टार्ट कर दिया था, और बायोलॉजिकल इवोल्यूशन से भी थोड़ा बैक में जाते हैं, थोड़ा सा बैक में जाते हैं, ठीक है। सर ह्यूमन हेल्थ, यस, ह्यूमन हेल्थ का द्रोणा का आपको लेक्चर मिलने वाला है, ठीक है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो पहले रिप्रोडक्टिव हेल्थ का आएगा और एक ह्यूमन हेल्थ का आएगा, दोनों रिकॉर्डेड फॉर्म में आएंगे, ठीक है। ये 2 आपको लेक्चर मिल जाएंगे बहुत जल्दी ही, ठीक है, जिससे कि ये पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा, और प्रैक्टिस सेशन आपका चलता रहेगा, ठीक है। एग्जाम तक हम प्रैक्टिस सेशन कराते रहेंगे किसी ना किसी फॉर्म में, और अभी 1 शॉट सीरीज भी लेकर के आएंगे आगे फ्यूचर के अंदर, ठीक है। जैसे एक मतलब बस उद्देश्य एक ही है कि मल्टीपल टाइम रिवीजन करा दो, मतलब डिफरेंट डिफरेंट वे में रिवीजन कराते रहो, जिससे कि एग्जाम टाइम तक आप एकदम मतलब मजबूत हो जाओ, ठीक है। तो पहला टारगेट तो सिलेबस खत्म कराना होता है, जो टारगेट हम शायद कल पूरा कर लेंगे, ठीक है। फिर रिवीजन पर फोकस करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू, ठीक है। और पैरेलल हम और सीरीज लेके चल ही रहे हैं, ठीक है, द्रोणा, संजीवनी, ठीक है, निर्णायक, ठीक है, और परिवर्तन सीरीज आगे आएगी, इसमें सिंगल शॉट लेके चलेंगे हम लोग, मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम जो भी रिवीजन करा सकते हैं बेस्ट से बेस्ट वो कराते रहेंगे आपके लिए, ठीक है। ओके, क्लियर है? हाँ, डीपीपी आपको प्रॉपर मिलते रहेंगे, आज अपलोड हो जाएंगे, ठीक है, डीपीपी अपलोड हो जाएंगे प्रॉपर वे में, और डीपीपी के सॉल्यूशन आपको सारे, ठीक है, मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। डीपीपी के सारे सॉल्यूशन मेरे थ्रू, ठीक है, क्योंकि पैरेलल 2 इंसिडेंट ऐसे हुए थे, ठीक है, एक बार मेरा टांग टूटी थी, ठीक है, और एक बार मदर का भी थोड़ा तबीयत बहुत खराब चली बीच में। तो पीएनएस और एसएनएस के अंदर से एसएनएस, ठीक है, मैं अपने कोई कुलीग हैं उनके थ्रू, मतलब अपना मतलब समझो एक तरीके से, ठीक है, आपके जैसे ही हैं कोई अच्छे से, ठीक है, बढ़िया एक्सप्लेन करते हैं, तो उनको मैं लेकर के आ रहा हूं, और पीएनएस मैं करा रहा हूं क्योंकि उसमें असर्शन रीजन होंगे, ठीक है, सारे असर्शन रीजन मुझे कराने हैं प्रॉपर वे के अंदर समझाते हुए, ठीक है। तो वो सारे रिकॉर्डेड आपको मिल जाएंगे बैक उसके अंदर। तो जब भी आपको किसी भी चैप्टर की अगर सॉल्यूशन, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी जरूरत पड़ेगी तो आप उससे वहां से आप उन चीजों को देख सकते हो, ठीक है, 1-2%, क्योंकि मैं कोशिश ही ये कर रहा हूं कि आपको दिक्कत आए ही ना, ठीक है, बस प्रैक्टिस करते रहना बार 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 बार, ठीक है। तो ये सब चीजें ऑटोमेटिकली अपलोड होती रह रही है, ठीक है। आज कल कल मुझे क्वेश्चन चेक कराए थे सारे के सारे, हम लोगों ने क्वेश्चन चेक किए थे, तो हार्डी विनवर इक्वेशन के भी क्वेश्चन डलवा दिए हैं मैंने डीपीपी में। 3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे डीपीपी के अंदर, एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं भी कराऊंगा, और अभी जेनेटिक्स में भी कराने वाले हैं तरुण सर, ठीक है। उन्होंने कहा यार हार्डी विनवर तो हमारे उसमें भी आता है, तो मैंने सर आप भी प्रैक्टिस करा दो, थोड़ा मैं भी करा देता हूँ, ठीक है। तो बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी। और एक क्वेश्चन हार्डी विनवर से आता है, जूलॉजी में जो क्वेश्चन आता है वो थ्योरिटिकल आता है, पर कभी कभी न्यूमेरिकल वाला आ सकता है, तो बैक में हम तैयार करके रखते हैं आपको कि ऐसा आए तो आप ऐसा भी कर पाओ, वो जेनेटिक बेस होगा, ठीक है उसका, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में वापस थोड़ा बैक में जा रहा हूं। तो कल मैंने परसों परसों मैंने यूकैरियोटिक सेल आपसे बनवा दी थी, क्लियर था बिल्कुल पूरा सिस्टमेटिक वे में कैसे यूकैरियोटिक सेल बनती है। फिर हमने एविडेंस की बात की थी। एविडेंस में सबसे पहला एविडेंस मैंने आपको दिया था पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस, फॉसिल वाला एविडेंस, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर कोई पूछी जाती है तो उसमें एक ही चीज है, वह है
रॉक या फॉसिल की एज को आइडेंटिफाई करना। तो उसके लिए मैंने एक टेक्निक बताई थी, आपको याद हो, ठीक है, आप समझ रहे हो, एक ही टेक्निक बताई थी जो आपको याद रखनी है, क्वेश्चन आता भी है, ठीक है, रेडियो एक्टिव डेटिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। एक लेटेस्ट किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि लेटेस्ट कौन सी टेक्निक है जो हाईली एक्यूरेट और मॉडर्न टेक्निक में इंक्लूड होती है। तो आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये दो चीजें याद रखनी है, तरीका मैंने बता दिया, समझा मैंने दिया इसके अंदर, ठीक है। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस के अंदर ही मैंने कुछ डायनासोर्स के एग्जांपल दिए थे, ब्रैकियोसोरस से, ठीक है, कौन बना, टायरेनोसोरस बना, ठीक है, इधर ट्राइसेरेटॉप्स कैसे बने, आर्कियोपेटेरिक्स कैसे बने, ठीक है, टायरेनोडॉन कैसे बने, ठीक है, तो मैंने इनकी, और क्रोकोडाइल कैसे बना, तो इनकी लाइनेज, लाइनेज का मतलब है कहां से ओरिजिनेट हुए, किस कैसे बने, आप समझ रहे हो। हाँ, तो इसको थोड़ा डायग्राम को एक बार दो बार देख लेना, कौन किससे बना, ठीक है, एक बार देख लेना, हो सकता है ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। तो ये मैंने आपको कल कराई दिया था। इसके बाद हम आगे बढ़े थे, याद हो आपको, पैलेंटोलॉजिकल के बाद मैंने आपको, ठीक है, डिफरेंट टाइप के एविडेंस दिए थे, जैसे होमोलॉगी और एनालॉगी, जिससे हर साल क्वेश्चन आता है। अगर होमोलॉगी की बात करता है, होमो मतलब समान, लोगी का मतलब है उसकी बेसिक एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी। जब उसकी बेसिक एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी समान है तो कार्य में, फंक्शन में डिफरेंस होगा, ठीक है। ऐसे ही एनालॉगी के अंदर फंक्शन समान होंगे बट इनकी एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी डिफरेंट होगी। जहां पर एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी सेम है बट फंक्शन अलग अलग है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। और जहां पर एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी अलग है बट एक ही एनवायरमेंट में रख दिया जाए तो फंक्शन सेम है, तो इसको हम कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोलेंगे, जिसके मैंने बहुत बेहतरीन एग्जांपल दिए थे। वेल का एग्जांपल दिया था, ठीक है, एक दिल्ली का मैंने एग्जांपल दिया था, रियल एग्जांपल, ठीक है, खरबूज को देख के खरबूजा रंग बदलता है, ठीक है, तो बहुत प्यारे से एग्जांपल दिए थे, आपको याद रहेंगे हमेशा, मुझे लग रहा है, ठीक है। हाँ बेटा, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, इनके एग्जाम्पल मत भूल जाना, क्वेश्चन हर साल एग्जाम्पल पर आता है, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको कुछ वेस्टिजियल ऑर्गन का एग्जाम्पल दिया था, कुछ बायोकेमिकल के एग्जाम्पल दिए थे, कुछ मैंने आपको ठीक है, एक तरीके से हम कह सकते हैं एम्ब्रोलॉजिकल एविडेंस, जिसमें हैक्कल और वन बियर के बारे में बताया था। हैक्कल ने ऑन्टोजेनी रिकैप्सुलेट फाइलोजेनी की बात की थी, हैक्कल ने थोड़ा सा उसमें परिवर्तन किया था। फाइनली थ्योरी एम्ब्रोजेनिक, ठीक है, एविडेंसेस हैं, ठीक है। और इन एविडेंसेस के बाद, ठीक है, एविडेंस क्लियर हो गए थे आपके, वहां तक मुझे नहीं लगता कोई डाउट हो, ठीक है। एविडेंस में फिर बायोलॉजिकल इवोल्यूशन मैंने स्टार्ट कर दिया था, इसमें लैमार्किनिज्म मैंने कल करा दिया था, और लैमार्क की थ्योरी में मैंने बताया भी था, लैमार्क का मानना था कि हर एनिमल्स के अंदर एक इंटरनल वाइटल फोर्स होता है, ठीक है, और वो उस डायरेक्शन में काम करता है जिस डायरेक्शन में उस एनिमल को रिक्वायरमेंट होती है, और नए नए ऑर्गन बनाता है, ठीक है। और उन ऑर्गन का डेवलपमेंट उसके यूज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, उन ऑर्गन का वो एनिमल जितना यूज करेगा उनका डेवलपमेंट उतना ज्यादा होगा, ठीक है, समझ रहे हो। फिर लास्ट में ये भी कहा कि ये ऑर्गन डेवलप होकर के उसकी नेक्स्ट प्रोजेनी में इनहेरिट कर जाते हैं, ट्रांसफर कर जाते हैं, इट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। तभी तो उन्होंने बोला कि जिराफ की नेक पहले छोटी हुआ करती थी, धीरे धीरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये नेक भी, नेक की लेंथ बढ़ती चली गई, ठीक है, ये समझाने की कोशिश की थी, ठीक है, इन्होंने। और इन्होंने कई एग्जाम्पल ऐसे भी दे डाले, जैसे पहलवान का बेटा पहलवान होता है, कुम्हार का बेटा कुम्हार होता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है, वकील का बेटा वकील होता है, यानी वो अपने पूरी लाइफ में जिन करेक्टर को एक्वायर करता है वो उसकी नेक्स्ट पोजनी में इनहेरिट हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं, ये वाली बात कही थी। बट इस थ्योरी को डिस्कार्ड किया था वीजमान ने, उन्होंने चूहे की, समझ रहे, चूहे को पकड़ा, उसके बच्चों की टेल काट दी, ठीक है, फिर उनके बच्चों की फिर टेल काट दी, उनके बच्चों की फिर टेल काट दी, ऐसे 21 जनरेशन तक किया, पर फिर भी नेक्स्ट जनरेशन में उन बच्चों के टेल आई। उन्होंने कहा कि भाई अगर ऐसा ही होता जैसा लेमार्क साहब कह रहे हैं तो इनके नेक्स्ट जनरेशन में टेल नहीं आनी चाहिए थी, क्योंकि इनको पूरी लाइफ बिना टेल के गुजारी है, ठीक है, उसका रीयूज ही नहीं किया, ठीक है, तो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर कैसे हो जाएगा, ठीक है। उन्होंने कहा कि हाँ, हर एक बॉडी में दो टाइप के प्लाज्म होते हैं, एक जर्म प्लाज्म होता है, एक सोमैटोप्लाज्म होता है। जर्म प्लाज्म में अगर कोई परिवर्तन चेंज होगा तो नेक्स्ट जनरेशन में वो इनहेरिट होगा, बट सोमैटोप्लाज्म में होने वाला चेंज नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट नहीं होगा। क्लियर था बिल्कुल। तो ये वाली बात वीजमान ने बोली थी, तो वीजमान ने एक्चुअल में लेमार्क के किस बात को डिस्कार्ड किया था, मतलब कहा तो जाता है लेमार्क की थ्योरी डिस्कार्ड हो गई इन्होंने, ठीक है, पर पूरी थ्योरी डिस्कार्ड नहीं की थी। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, वो एकदम सही था।
भाई जिस ऑर्गन का आप जितना ज्यादा यूज करोगे उसका उतना ज्यादा विकास होगा, ठीक है, ये तो आप भी जानते हो। अगर मैं रोज, ठीक है, हथौड़ा चलाना चालू कर दूंगा तो नो डाउट मेरे ये वाली मसल्स बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। पर डे में एक्सरसाइज करूंगा तो मेरे पूरी बॉडी के मसल्स एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है, मैं बहुत ज्यादा ब्रेन की एक्सरसाइज करूंगा तो मेरा ब्रेन और शार्प होगा, ठीक है। इट इज मतलब कहते हैं जितना प्रैक्टिस करोगे जिस चीज की उसमें उतना ज्यादा परफेक्शन आएगा, सिंपल सी बात है। तो यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन वाला बात तो ठीक है, ठीक है, यानी यूज ऑफ ऑर्गन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है उसके डेवलपमेंट के, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। बट एक ही बात उनकी गलत थी, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। समझे? समझे या नहीं समझे? हीरो का बेटा हीरो। हाँ चलो ठीक है ना। बट ये एनवायरमेंटल कंडीशन है, ठीक है। जैसे अगर मुझे लगता है कि मेरे मतलब ठीक है मेरा एनवायरमेंट बहुत बेटर है, मैं अपने एनवायरमेंट में बेटर हूं, तो बच्चे उस चीज को देखते हैं, ठीक है, कि यार समझ रहे हो, और उसी कह सकते हो एनवायरमेंट में उनका लालन पालन होता है तो उन एनवायरमेंट में वो चले जाते हैं। वो एक अलग बात है, ठीक है, वो इन्वायरमेंटल फैक्टर हो गए। बट एक्चुअल में इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर ये गलत है, समझे? हाँ चलो, तो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की बात चल रही है। तो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में मैंने लेमार्क करा दिया है डार्विन की थ्योरी को, मैंने कुछ स्लाइड्स पहले से प्रिपेयर किए हैं जिससे कि आज जो मेरा टारगेट है वो पूरा हो जाए, ठीक है। और हर चीज मैं आपको याद करा पाऊं, यहां एकदम सेट करा पाऊं, लिखने पर ध्यान लगाने की बजाय आपके दिमाग में सेट करने पर थोड़ा सा फोकस कर लूं मैं, ठीक है। तो डार्विन साहब ने क्या बोला? डार्विन साहब का बेसिक तो मैंने समझा ही दिया था भाई, नेचुरलिस्ट थे, प्रकृतिवादी, ठीक है। इनको, ठीक है, गवर्नमेंट ने एक वर्क सौंपा था कि भाई जाओ जाओ और भ्रमण करके आओ पूरी दुनिया का। लंदन से इन्होंने अपनी यात्रा वाइकेज, ठीक है, एक शिप के थ्रू, एचएमएस व्हीकल के थ्रू अपनी यात्रा स्टार्ट की थी, ठीक है। और अच्छा मैंने हाँ अडेप्टिव रेडिएशन में समझाया था कल आपको, ठीक है, अडेप्टिव रेडिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। अडेप्टिव रेडिएशन का मतलब है उन्होंने डार्विन की फिंचेस की बात की थी जब अपने वाइगेस पे गए थे वो, तो गैलापैगोस आइलैंड, कौन सा आइलैंड? गैलापैगोस आइलैंड, ठीक है। गैलापैगोस आइलैंड उनको मिले, ठीक है, लगभग 22 आइलैंड थे जिनमें 13 प्रकार के फिंचेस बर्ड्स देखने को मिले जिनकी बीक के अंदर मॉडिफिकेशन था, ठीक है, आप समझ रहे हो। और जबकि देखा गया वो जो उनके बेसिक एंसेस्टर थे वो सीड ईटर थे, पर अलग अलग इन्वायरमेंट के हिसाब से उनकी बीक में मॉडिफिकेशन हुआ, जैसे कुछ कैक्टस खाने वाले थे, कैक्टस ईटर बन गए, कुछ फ्रूट्स खाने वाले थे, फ्रूट्स ईटर बन गए, कुछ इंसेक्ट खाने वाले थे, इंसेक्ट ईटर बन गए, उसके हिसाब से उन्होंने अपनी बीक या चौंच में मॉडिफिकेशन कर लिया, ठीक है। तो डार्विन साहब ने कहा कि जो भी परिवर्तन देखने को मिलते हैं डिफरेंट स्पीसीज के अंदर, वो कहीं ना कहीं प्रकृति पर बेस्ड होते हैं, नेचर पर बेस्ड होते हैं। ये नेचर सेलेक्ट करती है क्या करना है क्या नहीं करना, क्या करवाना है क्या नहीं करवाना, ठीक है। तो उन्होंने नेचर पर फोकस किया था, ठीक है, डार्विन साहब ने। तो मैंने बोला भी था जब वो लौट रहे थे रिटर्न के टाइम पर, तो उनके पास इतने सारे एविडेंस नहीं थे जितना वो गवर्नमेंट को दे पाए कि यार मैंने इन 3 साल के लिए भेजा था, हम 5 साल बाद लौट रहे हैं, तो हमें भाई कम से कम उतना चीजें होनी तो चाहिए। तो लौट रहे थे तो वो एक साइंटिस्ट थे, थॉमस माल्थस, ठीक है, टीआर माल्थस, ठीक है, टीआर माल्थस पूरा नाम था इनका। तो टीआर माल्थस ने एक एस्से लिखा था, एस्से ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। भाई उस ऐसे को पढ़ा उन्होंने और बड़ा खुश हुए, यार ये तो चीज, कुछ ऐसी चीजें तो मैंने देखी थी। तो उससे इनको मोटिवेशन मिला, इस इनके ऐसे को पढ़ करके डार्विन साहब को मोटिवेशन मिला और इन्फ्लुएंस हुए बहुत ज्यादा, कहते ना डार्विन वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है तो आप बोलोगे, ठीक है, किस चीज से इन्फ्लुएंस हुए थे? ऐसे ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। किसने दिया था? टीआर माल्थस ने दिया था, ठीक है। इनके अनुसार क्या था? माल्थस के अनुसार, माल्थस ने कहा कि इतने सारे जीव होते हैं, हर जीव के अंदर रिप्रोडक्शन करने की सुपर लेवल की क्षमता होती है, ठीक है, और ऑफ स्प्रिंग जनरेट करने की भी असीम क्षमता होती है हर जीव के अंदर, ठीक है। अगर कहा जाए हाथी का पूरा जीवन काल, हाथी सबसे कम बच्चे देता है, मैं उसी का एग्जांपल ले रहा हूं, हाथी अपने पूरे जीवन काल में 4 से 5 बच्चे देता है, और सारे बच्चे अगर उसके जिंदा रह गए, ठीक है, तो कुछ सालों में ही पूरी अर्थ पर सिर्फ हाथी नजर आएंगे और कोई नजर ही नहीं आएगा, समझ रहे हो। ऐसे कोई भी स्पीसीज उठा लो, जो तो मैं वो स्पीसीज बता रहा हूं जिनकी ऑफ स्प्रिंग कम है, अगर सारी कोई भी एक स्पीसीज, ठीक है, उसके सारे ऑफ स्प्रिंग अगर लाइव कंडीशन में रह गए तो पृथ्वी पर वही स्पीसीज पाई जाएगी और सारी स्पीसीज तो छोड़ दो। इस तरीके से उन्होंने कहा कि भाई हर जीव में रिप्रोडक्शन की असीम क्षमता होती है, पर
फिर भी इनका नंबर हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये डिसाइड कौन करता है? वो स्पीसीज करती है ना, क्योंकि हर स्पीसीज को तो ये चाहिए भाई मेरी स्पीसीज की संख्या ज्यादा हो और मैं इस पृथ्वी पर डोमिनेट कर जाऊं, ठीक है। हर स्पीसीज यही सोचती है, जो जितने भी एनिमल की स्पीसीज हैं उनके दिमाग में यही चल रहा है, ठीक है। और दिमाग में क्या चल रहा है वो जानती ही नहीं है इसके अलावा कुछ। रिप्रोडक्शन, बच्चे पैदा करना, खाना, रिप्रोडक्शन, बच्चे पैदा करना, ठीक है। तो इसके अलावा भाई वो तभी तो है भाई, इंसान और जानवर में यही अंतर है, क्योंकि इंसान का बुद्धि का विकास हुआ, ठीक है। समझना मेरी बात। तो अगर प्रकृति नहीं होती तो वो स्पीसीज, कोई भी एनिमल उठा लो, दुनिया में सिर्फ वही स्पीसीज होती है, ठीक है। पर प्रकृति डिसाइड करती है। प्रकृति ने आपको असीम क्षमता दी है रिप्रोडक्शन करने की, पर प्रकृति डिसाइड करेगी। जैसे आपने क्रोकोडाइल को देखा कभी? क्रोकोडाइल अपने बच्चों को देता है तो पानी से थोड़ा दूर देता है, ठीक है। देती है, देता है जो भी, ठीक है। तो जब अंडों में हैचिंग होती है और बच्चे निकलते हैं, तो पता है उतने सारे अंडों में से कुछ ही बच्चे सरवाइव कर पाते हैं, कुछ ही बच्चे, ठीक है। उन बच्चों में से भी स्ट्रगल के टाइम पर मारे जाते हैं। जंगल का नियम देखा होगा, ठीक है, देखा होगा जिराफ का बच्चा या और एनिमल्स के बच्चे, ठीक है। तो लॉयन हमेशा उन बच्चों को शिकार में लेता है, क्योंकि वो उनका शिकार आसानी से होता है। तो इस वजह से उस स्पीसीज का नंबर नहीं बढ़ पाता, ठीक है। आप समझ रहे हो? तो इस सिस्टम इस तरीके से बनाया गया है प्रकृति का, कि प्रकृति डिसाइड करती है, ठीक है। प्रकृति डिसाइड करती है, क्यों? क्योंकि दुनिया के अंदर शेल्टर और फूड लिमिटेड है। प्रकृति में जिंदा तुमने भाई एक स्पीसीज के हजारों बच्चे हुए मान लो, अब हजारों के लिए शेल्टर कहां से लाओगे? खाना कहां से लाओगे? वो तो प्रकृति देगी ना। तो प्रकृति क्या काम करेगी? वेरिएशन, उन हजारों में से जो बेस्ट होगा प्रकृति सिर्फ उसको उसको खाना और रहने को देगी, ठीक है। बाद बाकी को डिस्कार्ड कर देगी, अपने आप डिस्कार्ड हो जाएंगे, क्योंकि उनको फूड नहीं मिलेगा, शेल्टर नहीं मिलेगा, तो डिस्कार्ड तो अपने आप होंगे ही। तो इसलिए इस चीज को उन्होंने एक्सप्लेन किया था माल्था साहब ने, कि यार हर जीव के अंदर रिप्रोडक्शन करने की असीम क्षमता होती है, पर फिर भी नंबर कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो इस वाली बात को उन्होंने समझा और अपनी थ्योरी बनाई, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन या ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। 1959 में डार्विन साहब ने अपनी थ्योरी दी थी, 1959 में, याद रखना है आपको, ठीक है। और डार्विन किससे इन्फ्लुएंस्ड हुए थे जब इन्होंने इस थ्योरी को दिया था? ठीक है, टीआर माल्थस से इन्फ्लुएंस्ड हुए थे। इनकी थ्योरी के जो पॉइंट्स थे, पोस्टुलेट थे, वो क्या क्या स्टेप थे समझो। इन्होंने बताया कि हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन होता है एनिमल्स के अंदर, हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन, पर टोटल नंबर ऑलमोस्ट कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट रहता है? मैंने कहा फूड, फूड और शेल्टर लिमिटेड है, वो सबको नहीं मिल पाएगा, वो उन्हीं को मिलेगा जो बेस्ट है। और बेस्ट कैसे निकल के आएगा? भाई आप लाखों बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हो, नीट की सीटें तो लिमिटेड ही है ना भाई, वो लाखों थोड़ी ना है। तो किसको मिलेगी? जो बेस्ट है। बेस्ट कैसे निकल के आएगा? आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, जो आप कर रहे हो, ठीक है। स्ट्रगल आप कर रहे हो, ठीक है, धुआंधार स्ट्रगल चल रहा है आपके अंदर। जो बेस्ट है वो एम्स की सीट पकड़ेगा, ठीक है, उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस यानी कंपटीशन होगा, कंपटीशन, ठीक है। कंपटीशन होगा। कंपटीशन दो टाइप का हो सकता है, ठीक है। एक इंट्रा स्पेसिफिक, एक इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। अगर इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन की बात करता हूं, बिटवीन ऑफ द सेम स्पीसीज, मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज, और या मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। तो दो टाइप के कंपटीशन देखने को मिल सकते हैं, मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज और मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, ठीक है। इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक। इन कंपटीशन के दौरान कुछ बेहतर होंगे, ठीक है, कुछ कम बेहतर होंगे। एक मूवी देख रहा था मैं, उस मूवी के अंदर कोई इसमें मतलब विलन दिखाया गया है, ठीक है, गुंडा बोलते थे हम लोग, ठीक है, उस समय, ठीक है। वो क्या करता है, वो एक फाइटर की टीम बनाता है। तो उसने क्या है, दुनिया के टॉप फाइटर्स सेलेक्ट किए, ठीक है, उनको उठाया, दुनिया के टॉप फाइटर्स को। कोई बॉक्सिंग में बहुत सुपर है, कोई ताइक्वांडो में बेस्ट है, कोई किसी में बेस्ट है, कोई किसी में बेस्ट है ना, सुपर सुपर। उन सबको एक एक आइलैंड पर रखा उसने, ठीक है। अब क्या किया, उसको चाहिए था दुनिया का सबसे टॉप फाइटर, ठीक है। तो उन्होंने पहले दुनिया के सबसे टॉप 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 अपने अपने फील्ड के इकट्ठे कर लिए आइलैंड पर, ठीक है, उनको सबको एक जगह रखा। अब उनसे कहा गया कि आपस में लड़ना है। तो क्यों लड़े हम भाई, नहीं लड़ोगे, ठीक है, मतलब, और लड़ना भी तब तक है जब तक कि दूसरा मारा ना जाए, ठीक है। तो भाई पहले लोग नहीं लड़े, नहीं लड़े तो दूसरा तुम्हें मार देगा सरवाइव करने के लिए, जंगल का नियम, जंगल का नियम बना दिया। फिर उन फाइटरों को आपस में लड़वाया, ठीक है, और तब तक लड़ना है जब तक कि, समझ रहे हो ना, वो दूसरा फाइटर मर ना जाए। तो इस तरीके से लास्ट में 3 फाइटर बचे थे, ठीक है।
तो उसके हिसाब से वो 3 फाइटर एक्चुअल में दुनिया के सबसे बेहतरीन फाइटर थे, समझ रहे हो। तो प्रकृति भी तो यही कर रही है। प्रकृति क्या कर रही है, फाइट 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 वैसी नहीं हो रही लड़ाई वाली, यहाँ फाइट अलग तरीके से हो रही है। जैसे मेडिकल की सीट लेनी है तो आप फाइट कर रहे हो, ठीक है। आप में से जो दिनों रात पढ़ रहा है, वाकई में अपना पूरा डेडिकेशन से टाइम दे रहा है और ईमानदारी से पढ़ाई कर रहा है, आप समझ रहे हो, तो वो वाकई में सही मायने में सही डायरेक्शन में फाइट कर रहा है, ठीक है। तो जो फाइट करेगा वही तो आगे नीट का एग्जाम क्वालिफाई करेगा और अपनी सीट को अचीव करेगा, ठीक है। आप समझ रहे हो, जब वो ऐसा करेगा तो आगे जाकर के वो मतलब हिस्ट्री लिखेगा भाई, अपने पूरे फैमिली के अंदर वो डॉक्टर बना, फिर समझ रहे हो, उससे फिर चीजें आगे बढ़ेंगी, ठीक है। तो इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक क्या होगा, यहाँ पर फाइट होगी। फाइट में क्या होगा, वेरिएशंस आएंगे, कोई बहुत टॉप आएगा, कोई कम टॉप आएगा, कोई बिल्कुल फुद्दू सा आएगा, वेरिएशन आएंगे, ठीक है। और वेरिएशन पर डार्विन साहब ने बहुत ज्यादा जोर दिया है, भिन्नताएं, वेरिएशन का मतलब है भिन्नताएं, आप समझ रहे हो। और हेरिडिटी, हेरिडिटी का मतलब है, ठीक है, आगे जाकर के उनका नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफर होना, भिन्नताएं, ठीक है। वेरिएशन एंड हेरिडिटी, इस पर बहुत फोकस किया है डार्विन साहब ने, ठीक है। अब डार्विन, दो टाइप के वेरिएशन होते हैं, कॉन्टिन्यूस वेरिएशन होते हैं, डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन होते हैं। डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन का मतलब है आज मानो अचानक से कोई एनिमल है या कोई प्लांट है, अचानक से चेंज आ गया उसके अंदर ड्यू टू म्यूटेशन। म्यूटेशन किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, तो म्यूटेशन इज अ डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन, ठीक है। इन्होंने म्यूटेशन की बात नहीं की थी, इन्होंने कॉन्टिन्यूस वेरिएशन की बात की, इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन के बेस पर वेरिएशन की बात की, ठीक है। इन्होंने कहा कि भाई कॉन्टिन्यूस वेरिएशन, क्वेश्चन आएगा किस टाइप के वेरिएशन की बात की है, इन्होंने कॉन्टिन्यूस वेरिएशन की बात की, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब वेरिएशन जो होंगे इसमें क्या होंगे, कुछ एडेप्टिव होंगे और कुछ नॉन एडेप्टिव होंगे, ठीक है। भिन्नताएं आएंगी। तो सबसे पहले क्या आएगा, प्रकृति अपने को चेंज करेगी, ठीक है, समझना। और प्रकृति के अनुसार उनके अंदर जो भी होगा, प्रकृति उसको एडेप्ट कर लेगी, मतलब या उस अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर वो अपने को एडेप्ट कर लेंगे। जैसे बहुत प्यारा एग्जांपल बताता हूं मैं अडेप्टेशन का, आपने जेनेटिक्स में पढ़ा भी होगा। अफ्रीका के अंदर एक जगह है, तो सोचो वहां पर एक नॉर्मल व्यक्ति सरवाइव नहीं कर सकता, वो मलेरिया से मारा जाएगा, मतलब इतना खतरनाक प्रकोप है मलेरिया का, वो मतलब मर जाएगा मलेरिया से, ठीक है। समझना नेचर का कंसेप्ट। और वहां पर अगर होमोजाइगस सीकल सेल एनीमिया का कोई कैंडिडेट होगा तो वो होमोजाइगस सीकल सेल से मारा जाएगा, ठीक है। ना तो वो नॉर्मल व्यक्ति जी सकता है, ना सीकल सेल वाला जी सकता है, पर अगर हेट्रोजाइगस सीकल सेल वाला कोई एनिमल, कोई व्यक्ति है वहां पर, तो वो सरवाइव कर जाएगा। तो उस एटमॉस्फेयर में जहां मलेरिया का इतना प्रकोप है, तो वहां कुछ आदिवासी सरवाइव कर रहे हैं। चेक किया गया ये सरवाइव क्यों कर पाए, क्योंकि इनके ब्लड में हेट्रोजाइगस सिकल सेल एनीमिया कंडीशन देखने को मिल रही है। तो समझ रहे हो ना मेरी बात, तो वहां वही सरवाइव कर पा रहे हैं जो प्रकृति के अनुसार, प्रकृति ने परिवर्तन किए, उनके अनुसार जो अपने को अनुकूलित कर ले, एडेप्ट कर ले, वो सरवाइव करेगा। जो एडेप्ट नहीं कर पाया वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, सिंपल सी बात। जैसे मैंने बताया भी था, जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, मैं सच बोल रहा हूँ, ठीक है, तो लोगों की जॉब चली गई थी, ठीक है, मतलब बहुत सारे कमिटमेंट थे, रिटर्न में थे कि यार हम आपको कंटिन्यू रखेंगे, बट सारे के सारे सब, समझ रहे हो, सब खराब निकले, सब मतलब धोखा हुआ, बहुत ज्यादा लोगों से धोखा हुआ, लोगों ने दूसरों के पैसे मार लिए, मतलब बहुत बहुत चीजें देखी हैं मैंने, ठीक है। लोग बहुत बुरी स्थिति में आए, कई लोगों ने सुसाइड कर ली, बहुत सारी चीजें हुई लॉकडाउन के अंदर, ठीक है। एक तो वो प्रकोप था ही वायरस का, ठीक है, जब कोरोना आया, कोरोना की वजह से लोगों की डेथ हो रही है, इधर लोग, इकोनॉमी पूरी बिगड़ गई, ठीक है, लोगों की जॉब चली गई, ठीक है, बहुत सारी चीजें हुई इस तरीके से। तो वो चीजें देखी हैं, ठीक है, बहुत सारी, ठीक है। तो उस समय, अब एक तरीके से दो चीजें आई थी उस समय, या तो आप सरेंडर कर दो भाई, अब मैं नहीं कर सकता, मैं हार गया, ठीक है, आप छोड़ दो, ठीक है। एक है प्रकृति ने चेंज किया है अपने अंदर, अगर आपके अंदर उस एटमॉस्फेयर में एडेप्ट करने की क्षमता है, आप उस अनफेवरेबल कंडीशन में भी कुछ कर सकते हो, ठीक है, तो प्रकृति आपको सेलेक्ट कर लेगी, ठीक है। तो दौर आया, ठीक है, लोगों ने कहा कि यार क्यों ना हम ऑफलाइन से ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हैं, कोशिश की, मैंने भी कोशिश की थी, ठीक है। उस समय कोशिश की थी, सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से कोशिश की, लोगों ने अपनी, जैसे उस समय लॉकडाउन था, जैसे तैसे करके, मैं एक स्टिक बड़ी मुश्किल से मिल पाई थी, ठीक है, वो 300 रुपए वाली स्टिक शायद 1200 1500 रुपए की मिल रही थी, इसमें एक मोबाइल लगाते थे हम लोग, ठीक है। मोबाइल, कोशिश की पहले मोबाइल से रिकॉर्डिंग करके बच्चों को देते हैं, चलो कुछ ना कुछ करते हैं, ठीक है, पैसा नहीं मिल रहा है, पर भाई बैठेंगे थोड़ी ना, टीचर
असली वही है जो बैठे ना अनफेवरेबल कंडीशन में भी, तो लगे रहे ऐसे नहीं करते हैं यार, अब ऐसे करते हैं, लाइट नहीं आ रही है, फिर मतलब मुझे याद है बोर्ड नहीं था, तो एक बोर्ड, एक माइका का बोर्ड खरीदने के लिए मैं कहाँ कहाँ गया, मतलब लॉकडाउन में 3 घंटे के लिए खुल रहा है, उससे रिक्वेस्ट की, उसके स्टोर में से निकलवाया, बोर्ड चाहिए भाई मुझे, ठीक है। ऐसे चीजें जुगाड़ी, ठीक है, जुगाड़ के, लाइट की जुगाड़ बनाई, ठीक है, एक कमरा बनाया अपना पूरा का पूरा, उसमें जैसे तैसे करके अपना सिस्टम लगाया, ठीक है, मोबाइल, ये स्टिक और बोर्ड, ठीक है, मार्कर का जुगाड़ किया, मार्कर, मार्कर की इंक नहीं मिल रही थी, ठीक है, तो लिक्विड में नील आती थी, लिक्विड वाली नील जो होती है ना, जो कपड़ों में लगाते हैं, ठीक है, आप उस मार्कर की इंक की जगह उसको भर करके उससे लिखना चालू किया, ठीक है। तो जुगाड़, आप समझ रहे हो, तो अनफेवरेबल कंडीशन में भी अगर आप लगे हुए हो, आप प्रकृति के साथ हो, परिवर्तन के साथ हो, तो प्रकृति आपको क्या करेगी, आपको मौका देगी आगे बढ़ने का, आपको एक्सेप्ट करेगी, स्वीकारेगी, आप समझ रहे हो ना, मैं समझाना चाह रहा हूं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये चीजें आपके संग बहुत आएंगी अभी, ठीक है। अनफेवरेबल कंडीशन, कई बच्चे ऐसे होंगे जो मैं देख रहा हूँ, कोटा में अच्छा खाना नहीं मिलता, अच्छी चीजें नहीं है, अच्छी सुविधा नहीं है, पटना गया तो पटना के अंदर बच्चे इस स्थिति में रह रहे हैं, बगल में बहुत बड़ा नाला है, ठीक है, जहां सांस नहीं ले सकते, वहां बच्चे रूम के अंदर पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप समझ, डेडिकेशन देखो उनका, जब मैं नोट्स देखे गजब लेवल के। तो ये आप अडेप्ट कर पा रहे हो हर अनफेवरेबल कंडीशन में, तो प्रकृति आपके साथ है, और प्रकृति आपके साथ है तो टारगेट आप जरूर अचीव करोगे, ये फैक्ट है, मानो या ना मानो, ठीक है। हर अनफेवरेबल कंडीशन को उसके अनुसार अगर आप अपने को अनुकूलित कर लेते हो, जैसे एक बच्चा है कि यार मैं तो बहुत हाइजेनिक खाना खाता था यार, ये कहाँ फंस गया, मैं नहीं जी पाऊंगा, मैं नहीं रह पाऊंगा यहाँ पर यार, मुझे छोड़ के जाना है, मुझे घर जाना है, ठीक है, निकल लेगा, ठीक है, यार मैं तो एसी में रहता था, यहाँ कहाँ यार आ गया, मैं तो यार, तो यहाँ तो कूलर लगा हुआ है, मैं तो मर जाऊंगा, ठीक है, मैं तो रह ही नहीं पाऊंगा यहाँ पर, इस तरीके से भाग जाऊंगा मैं तो, निकल लेता है। प्रकृति ने ऐसे लोगों को हटा दिया जो अनफेवरेबल कंडीशन के सामने, ठीक है, अपने घुटने टेक देंगे, तो पहले ही वो हट गए उस लाइन से, ठीक है। जो हर चीज को चैलेंज समझ करके लिया जिन्होंने, वो आगे बढ़े, ठीक है। तो मैं भी जानता हूँ, बहुत सारे मेरे मित्र थे, तो मैंने भी कहा यार मिलके कुछ करते हैं यार, ठीक है, मिल जाओ, अब कहाँ सर ये लगे पड़े हो, ठीक है, यहाँ कहर बच्चे पढ़ रहा है तो पढ़ाने की बढ़ रही है, ठीक है, तो घर में बंद हो जाओ, बैठो भी थोड़ा तसल्ली से, ठीक है, तो बंद रहे घर में, बैठे बैठे तो बैठे रहे। तो उस समय मुझे याद है, उस समय ठीक है, हम लोगों ने पूरी, मतलब उस समय पूरी कोटा में कोशिश की। फिर कंडीशन ये थी कि मतलब भाई पैसे तो नहीं आ रहे थे, तो किराए में रह रहे थे, तो उठा करके अपना दिल्ली में एक घर था, ला उठा करके शिफ्ट करके भी, जब हम कमरे में अंदर से बंद होके पढ़ाना है, तो सामान उठा करके यहाँ पर ले आए सारा का सारा, फिर यहाँ पढ़ाना चालू किया, ठीक है। धीरे धीरे एक प्रोजेक्ट मिल गया कश्मीर के बच्चों को पढ़ाने का, तो भाई ठीक है, रोज नाकों में स्वैप डाला जा रहा है, ठीक है, रोज मतलब एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, फिर वहां उतर रहे हैं, फिर स्वैप डाला जा रहा है, मतलब इतना स्वैप डला है नाकों के अंदर, तो मतलब इन्फेक्शन पर हुआ ही नहीं, ठीक है, पूरा लॉकडाउन निकल गया, पहली वेव दूसरी वेव, इन्फेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। पर क्या क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आप प्रकृति के अनुसार एकदम मोल्ड हो चुके थे, नहीं मैं बैठ रुकूंगा नहीं यार, करना है, कुछ ना कुछ करते रहेंगे हम लोग, ठीक है, रुकेंगे नहीं, ठीक है। तो वो कश्मीर प्रोजेक्ट पर लग गए हम लोग, ठीक है। इधर पैरेलली, ठीक है, हम लोगों ने एक, ठीक है, पता ही है आपको, उस प्लेटफॉर्म को स्टार्ट करने के लिए एक सोचा यार मेहनत करते हैं यार, इस प्लेटफॉर्म को उठाएंगे, ठीक है, जीरो से लेकर के फिर ऊपर लेवल पे लेके चलेंगे, ठीक है। तो मिल करके सब लोगों ने भाई इकट्ठे हुए, सारे के सारे लोग, ठीक है, इकट्ठे हुए, तो सोचा दिन और रात लगाएंगे, ठीक है, ये हालत थी, शायद 3-3 घंटे सोते थे, ठीक है, ये कभी कभी रात रात पर रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है, तो दिन याद रहते हैं, ठीक है। तो दिन और रात मेहनत की, तो जीरो से लेकर के वहां पर भी मतलब पूरा, मतलब पूरी अपना झोंक डाला, ठीक है। ये नहीं सोचते थे क्या रिजल्ट आएगा, रिजल्ट नहीं पता था हमें, ठीक है, पता था काम करना है, ठीक है, और डट के करना है, रिजल्ट नहीं पता मैं क्या आएगा क्या नहीं आएगा, ये लॉकडाउन खत्म होगा भी या नहीं होगा, ठीक है, ये था करना है यार, करेंगे बस, यही मैं चाहता हूँ, यही चीज आपके अंदर आ जाए, करना है, ठीक है, सिलेक्शन हो या ना हो हमें नहीं पता, ठीक है, कहां पर हो हमें नहीं पता, हमें करना है बस, ठीक है, ये टारगेट है, उसको अचीव करना है। तो धीरे धीरे जब करते चले चले जाओगे, तो प्रकृति भी देख रही है यार, ठीक है, नेचर देख रही है, प्रकृति देख रही है, अगर आपने उस अनफेवरेबल कंडीशन के आगे घुटने नहीं टेके, एडेप्टिव हो गए, तो आप प्रकृति के लिए यूजफुल हो। हाँ, जो नॉन अडेप्टिव थे, प्रकृति ने उनको डिस्कार्ड कर दिया, वो हार्मफुल है, प्रकृति इनको सेलेक्ट नहीं करेगी, प्रकृति उसको सेलेक्ट करेगी जो अपने को उन अनफेवरेबल कंडीशन में एडेप्ट कर लेगा। इसी को लॉ ऑफ अडेप्टेशन कहते हैं भाई, और सुना भी होगा, जो पानी की तरह है, जिस बर्तन में डालो उसके अकॉर्डिंग ढल जाए, ठीक है, तो वो सरवाइव कर जाएगा, ठीक है, और जो रिजिड है बहुत ज्यादा, तो वहां थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो ये भाई मेरे लॉ नहीं है, ये नियम है, इसमें इसको अगर मैं भी फॉलो नहीं करूंगा तो मैं भी खत्म हो जाऊंगा, समझ रहे, कोई भी इंसान जो फॉलो करेगा वो आगे बढ़ पाएगा, जो फॉलो नहीं करेगा खत्म हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है, ये प्रकृति के अनुसार, ठीक है। तो वेरिएशन समझ में आया।
तो इस वजह से आज हम यहां से मेहनत करते करते यहां तक पहुंच पाए। जो चैलेंज मिले उसको स्वीकारा, एक्सेप्ट किया, कोशिश की, टेक्नोलॉजी को सीखा। भाई हम तो देसी टीचर थे, ठीक है, देसी टीचर का मतलब है पहले चौक से पढ़ाते थे, फिर मार्कर पर आ गए, मार्कर से पढ़ाना चालू कर दिया, हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात थी मार्कर। बाद में ये डिजिटल बोर्ड आ गए, तो समझ रहे हो, डिजिटल बोर्ड पर सीखा हमने, रात रात भर सीखते थे, फिर सुबह क्लास लेते थे, ठीक है। और क्या क्या बेटर हो सकता है इनके अंदर, तो यही यही तो इवोल्यूशन है यार, ठीक है, यही इवोल्यूशन है। डार्विन साहब ने यही तो बोला, प्रकृति में चेंजेस होंगे जो होते हैं, उन चेंजेस के अनुसार जो अपने को चेंज कर ले, मैं हमेशा कहता हूं, इसलिए अपनी इम्यूनिटी को, प्रतिरोधकता को बढ़ाओ बेटा, क्योंकि ये फिर से ऐसे ही अटैक होते रहेंगे कोरोना जैसे, और सीवियर चीजें आएंगी फ्यूचर के अंदर। तो अपना इम्यून सिस्टम आपको मजबूत रखना पड़ेगा, और इम्यून सिस्टम में भी सबसे ज्यादा मजबूत रखने पड़ेंगे लंग्स, क्योंकि अब जितनी भी अटैक होने हैं वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को टारगेट करेंगे। वही एक सिंपल तरीका है, फूड से इतना इन्फेक्शन होता नहीं है जो रेस्पिरेटरी से होता है, तो रेस्पिरेटरी सबका टारगेट होगा, समझ रहे हो। तो अपने को चेंज रखना पड़ेगा। तो इन वेरिएशन के अंदर जो एडेप्टिव है, नेचर उसको क्या करेगी, सेलेक्ट, इट इज कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन। इसी को प्राकृतिक वर्ण बोलते हैं, नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। इंडिविजुअल विद मैक्सिमम यूजफुल वेरिएशन सेलेक्टेड बाय नेचर, ठीक है, उन परिवर्तनों के अनुसार, ठीक है, जो अपने अंदर मैक्सिमम भिन्नताओं को रखता है, प्रकृति के उन परिवर्तनों के अनुसार, ठीक है, इंडिविजुअल विद मैक्सिमम मैक्सिमम यूजफुल वेरिएशन, जिसके पास मैक्सिमम यूजफुल वेरिएशन है, प्रकृति उनको सेलेक्ट करती है, सेलेक्टेड बाय नेचर। नेचर उसको सेलेक्ट करती ही है भाई, उसको मौका देती है आगे बढ़ने का। आपको लगेगा आज दिक्कतें हो रही हैं, आपको लगेगा आज यार हम दिनों रात पढ़ रहे हैं, क्या होगा पता नहीं, होगा या नहीं होगा, पर क्या होगा नहीं होगा उसको भूल जाओ। हाँ यार मुझे ये खत्म करना है, एनसीईआरटी को कवर करना है, ये मेरा टारगेट है, मुझे नहीं पता सिलेक्शन में क्या होगा, पर हाँ ये मैं ईमानदारी से करूंगा। फिर प्रकृति के ऊपर छोड़ दो यार, नेचर के ऊपर छोड़ दो, ठीक है। अगर आपने वाकई में शिद्दत से मेहनत की है, आप प्राकृतिक वर्ण का पार्ट बनोगे, नेचुरल सिलेक्शन का पार्ट बनोगे, और आगे जाके हिस्ट्री लिखोगे आगे जाकर के, ठीक है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो नेचर के अनुसार से जो नेचुरल वर्ण, प्राकृतिक चयन, ठीक है, का पार्ट बनता है, नेचर जिसको सेलेक्ट करती है, ठीक है, वो होता है जो सबसे फिट होता है, समझ रहे हो, जो हर अनफेवरेबल कंडीशन के अगेंस्ट फाइट करने में कैपेबल होता है, प्रकृति उसी को सेलेक्ट करती है, नेचर उसी को सेलेक्ट करती है। इसी को बोलते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो मैं हर समय बोलते रहता हूं यार, अनफेवरेबल कंडीशन में भी अपने को बेस्ट देने के लिए लगे रहो, लगे रहो। सर्वाइवल अगर आपको रखना है प्रकृति के अंदर, तो आपको फिट रहना पड़ेगा हर मायने में। पर यहां फिटनेस का मतलब क्या, क्वेश्चन आया हुआ है, फिटनेस क्या होती है, इट इज अ एंड रिजल्ट, फिटनेस इज अ एंड रिजल्ट ऑफ द एबिलिटी टू अडेप्ट एंड गेट सेलेक्टेड बाय नेचर, समझ रहे हो। आपका एंड रिजल्ट क्या है, सर मैं 10 घंटे पढ़ता हूं पर 1 घंटे का पढ़ पाता हूं, भाई एंड रिजल्ट तो जीरो है ना, ठीक है। तू 4 घंटे पढ़ और 10 घंटे का पढ़ पा रहा है, एंड रिजल्ट तेरा बेटर है, तो सही मायने में तू प्रकृति के अनुसार काम कर रहा है, ठीक है। 10 घंटे पढ़ के 2 घंटे की अगर प्रोडक्टिविटी दे रहा है, तो तू सही डायरेक्शन में काम नहीं कर रहा। हाँ 2 घंटे पढ़ के 10 घंटे की प्रोडक्टिविटी दे रहा है, तो तू सही डायरेक्शन में काम कर रहा है, ठीक है। ये मैं नहीं बोल रहा, ठीक है, ये डार्विन की थ्योरी की बात कर रहा हूं मैं। फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ द एबिलिटी टू अडेप्ट एंड गेट सेलेक्टेड बाय नेचर। तो फिटनेस का मतलब क्या है, इट इज एंड रिजल्ट, फिटनेस का मतलब है एंड रिजल्ट, ठीक है। एंड रिजल्ट अगर आपका बेटर है, ठीक है, तो आप फिट हो, हर मायने में फिट हो, आप प्रकृति के थ्रू सेलेक्ट होगे। तो 6 पोस्टुलेट थे। पहला पोस्टुलेट मैंने बताया क्या था डार्विन की थ्योरी का, ठीक है, हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन बट नंबर ऑलमोस्ट कांस्टेंट ड्यू टू लिमिटेड फूड एंड शेल्टर। तो इसके लिए क्या करना होगा, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, जो आप कर रहे हो, ठीक है। स्ट्रगल करने से क्या आएगा, वेरिएशन, क्या आएगा, वेरिएशन। वेरिएशन अगर एडेप्टिव है तो प्रकृति, समझ रहे हो ना, ऐसे वेरिएशन जिसमें बहुत ज्यादा मैक्सिमम वेरिएशन है और प्रकृति के अनुसार है, प्रकृति सेलेक्ट कर लेगी, ठीक है। और एक्चुअल में वही सेलेक्ट होगा जो फिट है। फिटनेस का मतलब है एंड रिजल्ट, एंड रिजल्ट अगर परफेक्ट है तो आप प्रकृति के द्वारा सेलेक्ट होगे, और समझ रहे हो ना, और सब कुछ चेंज करने में सक्षम हो गए। तो ये था, समझ रहे हो, प्राकृतिक वर्ण, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत जो डार्विन साहब ने दिया था, ठीक है। तो यहां तक समझ में आया नहीं आया डार्विन साहब की थ्योरी, ठीक है।
और मैंने बोला भी था आपसे जब मैंने रिप्रोडक्शन कराया था, मिलियंस स्पर्म पार्टिसिपेट करते हैं एग को फ्यूज करने में, पर कोई एक स्पर्म होता है जो उस एग को फ्यूज कर पाता है। ठीक है, दुनिया में जितने भी एनिमल्स हैं वो उस बेस्ट स्पर्म का रिजल्ट है, इंक्लूडिंग ह्यूमन। ठीक है, समझ रहे हो? तो आप ये नहीं कह सकते ये बेकार है, ये अच्छा है, वो बेकार है। हर प्रकृति ने जिसको भी बनाया है ना, ठीक है, वो अपने को वैल्यू नहीं देता, एक बात अलग है। ठीक है, पर प्रकृति ने इस दुनिया में जिसको भी लाया है वो लाखों में से एक चुन के लाया है, समझ रहे हो? लाखों में से एक चुन के लाया है। लाखों स्पर्म में से कोई एक होता है जो बेस्ट होता है, वही फर्टिलाइज करता है, उसी का रिजल्ट वो एनिमल होता है। तो समझे? इसलिए कहता हूं आप वैल्यू देते नहीं देते, प्रकृति को वैल्यू, प्रकृति को पता है आपकी वैल्यू। ठीक है, तो प्रकृति ने, नेचर ने हर किसी को कुछ ना कुछ खास दिया है। अगर आप उस चीज को समझ जाओ, उस पर काम करना चालू कर दो, तो आप नो डाउट अपने टारगेट को बहुत सही टाइम में और कम टाइम के अंदर अचीव कर पाओगे। तो यहां तक समझ में आया, नहीं आया? कोई डाउट? ठीक है, एकदम बहुत बढ़िया। ठीक है, समझ में आ गया। अब अगला एनसीईआरटी का पैरा बोलता है कि डार्विन की थ्योरी के टू की कंसेप्ट क्या थे। ये क्वेश्चन आते हैं। तो डार्विन की जो थ्योरी थी, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, या कह सकते हो कि ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, ऐसे भी कह सकते हो। ठीक है, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। तो इनकी थ्योरी के दो की कंसेप्ट क्या थे? इन्होंने कहा ब्रांचिंग डिसेंट और नेचुरल सिलेक्शन, दो पर फोकस किया इन्होंने। ठीक है, तो ब्रांचिंग डिसेंट और नेचुरल सिलेक्शन। ब्रांचिंग डिसेंट क्या बताता है? एनसीईआरटी में साफ साफ दे रखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रांचिंग डिसेंट क्या बताता है और नेचुरल सिलेक्शन क्या बताता है? ये बोलते हैं कि ब्रांचिंग डिसेंट इज अ पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन, ये बताता है कि इवोल्यूशन का पैटर्न क्या है। नेचुरल सिलेक्शन इज अ मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। सर समझ में नहीं आया, समझाता हूं, समझना। जैसे मानो कोई एक स्पीसीज है, आगे जाकर के इससे ऑफस्प्रिंग बनते हैं। ठीक है, दो ऑफस्प्रिंग बने, प्रकृति में चेंज हुए, प्रकृति में चेंज हुए, नेचर में चेंज हुए। मानो इनके अनुसार एक एडेप्टिव है, एक नॉन एडेप्टिव है। तो प्रकृति क्या करेगी? जो एडेप्टिव है इसको मौका देगी आगे बढ़ने का, तो इससे फिर आगे जाकर के दो नई स्पीसीज बनेंगी। ठीक है, फिर से प्रकृति में चेंज हुए, हो सकता है इसको मौका ना मिले, प्रकृति इसको मौका दे आगे बढ़ने का। ठीक है, जब इसको आगे मौका मिलेगा फिर इससे आगे दो स्पीसीज बनेंगे। समझना मेरी बात, हो सकता है प्रकृति इसको मौका ना दे, इसको मौका दे इन अनफेवरेबल कंडीशन में, तो ये आगे बढ़ेगा। आप समझ रहे हो? यानी एक पैटर्न नजर आ रहा है एवोल्यूशन का, इट इज अ ब्रांचिंग डिसेंड। तो ब्रांच देख रहे हैं, ब्रांचिंग डिसेंड इज अ पैटर्न ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, और सेलेक्ट कौन कर रहा है हर स्टेप पर? नेचुरल सिलेक्शन। ये डिसाइड कर रहा है किसको आगे मौका देना है, नेचुरल सिलेक्शन। ये डिसाइड कर रहा है किसको आगे बढ़ाना है, नेचुरल सिलेक्शन। ये डिसाइड कर रहा है कि भाई इनमें से किसको आगे मौका देना है, नेचुरल सिलेक्शन। ये डिसाइड करेगा कि भाई आगे किसको बढ़ाना है। आप समझ रहे हो? तो इट इज अ मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। तो दो चीज समझ में आ रही हैं। ब्रांचिंग, ब्रांचिंग डिसेंट इज अ पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन किस पैटर्न में हो रहा है? ठीक है, और मैकेनिज्म जो सेलेक्ट कर रहा है, सेलेक्ट कौन कर रहा है? नेचर। तो मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन क्या है भाई? नेचुरल सिलेक्शन इज अ मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, तो समझ में आया नहीं आया? ये डार्विन की थ्योरी के टू की कंसेप्ट थे, इस पर क्वेश्चन बहुत बनता है, पहले मैं बोल दे रहा हूं, यहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो मैंने समझा भी दिया है कि एक्चुअल में डार्विन साहब क्या कहना चाह रहे हैं अपनी थ्योरी में, समझ रहे हो, और कौन सा पार्ट किस चीज को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो ये डार्विन की थ्योरी यहाँ की खत्म होती है। ठीक है, समझना, थ्योरी क्या थी समझा दिया मैंने, इनके दो की कंसेप्ट क्या थे समझा दिए इस थ्योरी के मैंने, पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन, मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, ब्रांचिंग डिसेंट और नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, अब बात आती है, समझना, डार्विन साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया। एनसीईआरटी खोल के अगर बैठे हो तो देखो, उन्होंने दो, एक बैक्टीरियल ग्रोथ के बेस पर, एक बैक्टीरियल ग्रोथ के बेस पर दो कॉलोनी दिखाई है उन्होंने, ए कॉलोनी और बी कॉलोनी। ठीक है, समझाना चाह रहे हैं कि डार्विन सेड दैट द अपीयरेंस ऑफ न्यू लाइफ, ठीक है, फॉर्म्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन। ये डार्विन साहब ने सबसे ज्यादा दम लगाया है इसी के ऊपर, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन का एक्यूमुलेशन फ्रॉम वन जनरेशन, ठीक है, टू अनदर, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर वेरिएशन का जो एक्यूमुलेशन है, जनरेशन टू अनदर। ठीक है,
एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, ठीक है, एक जनरेशन, जैसे देखो भाई मेरी जनरेशन आई, या आप समझो आप ही की जनरेशन ले लेते हैं, ठीक है, आपने तैयारी की, उस पर आप डॉक्टर बन गए, ठीक है, तो आपने डॉक्टर बन करके अपने अंदर कुछ नई नई चीजें एक्यूमुलेट की, ठीक है, आपकी फिर मैरिज हुई किसी डॉक्टर से, तो आपकी जो अगली जनरेशन आएगी नो डाउट वो आपसे बहुत बेहतर डॉक्टर और हो सकती है इसी फील्ड में अगर रहती है तो, ठीक है। सोचो फिर उनसे और एक्यूमुलेशन और एक्यूमुलेशन और एक्यूमुलेशन, तो और बेटर हो सकता है बीच में कोई ऐसी जनरेशन भी आ जाए जो सब कुछ बर्बाद कर दे, वो तो होता ही है, अप एंड डाउन तो हमेशा होता ही है, ठीक है, हर जनरेशन टू जनरेशन होता है। तो डार्विन ने क्या बोला, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन, जो ज्यादा से ज्यादा वेरिएशन को अपने अंदर एक्यूमुलेट कर लेता है, नेचर उसको मौका देती है जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ने का। समझ में आया? समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे? एक मिनट रुको, यहां तक बताओ समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है, अब इसको समझाने के लिए एनसीईआरटी खोल के बैठे हो सारे के सारे, एनसीईआरटी खोलो, सारे के सारे एनसीईआरटी खोलो, थोड़ा एनसीईआरटी समझ में और आएगा आपको इस चीज को मैं क्या कहना चाह रहे हैं। वो डार्विन साहब कहना चाह रहे हैं, इन्होंने माइक्रोबियल कॉलोनी ली है, एक माइक्रोबियल कॉलोनी, इन्होंने दो कॉलोनी ली है, ठीक है, समझना, बैक्टीरियल कॉलोनी ली है दो, ठीक है, एक को ए कॉलोनी नाम दोगे, एक को बी कॉलोनी नाम दोगे, ठीक है। इन्होंने क्या काम किया, दो प्लेटें ली हैं, एक प्लेट, इसको नाम दे दिया कॉलोनी ए, नाम दे दो, ठीक है, अभी इसको लेके चल रहा हूं, ठीक है, और इन सारे बैक्टीरिया को उन्होंने इस टेस्ट ट्यूब में रखा था, टेस्ट ट्यूब में, बैक्टीरियल ग्रोथ है, कोई कॉलोनी है, इस कॉलोनी को इन्होंने उठा करके एक प्लेट पर रेप्लिका लगाया, इसका प्लेट पर ट्रांसफर किया, ठीक है, ट्रांसफर कर दिया, ए कॉलोनी नाम दिया है मैंने उसको, समझना, कॉलोनी ए नाम दिया है, और इसके अंदर एक मीडियम बना दिया, ये मीडियम फर्स्ट है, जो कोई मीडियम है, मीडियम का मतलब है एक इन्वायरमेंट है, समझना, एक इन्वायरमेंट है, ये कोई मीडियम सेकंड है, सेकंड, ये कोई दूसरा इन्वायरमेंट है, समझना, क्योंकि माइक्रोब्स की ग्रोथ 24 घंटे के अंदर आ जाती है, तो इस पर स्टडी करना बड़ा आसान होता है, ठीक है, जनरेशन टू जनरेशन। तो माइक्रोबियल कॉलोनी लिया इन्होंने, एक बैक्टीरियल ग्रोथ ले लिया इन्होंने, इसको एक प्लेट पर एक मीडियम में जिसमें न्यूट्रिशन पड़ा हुआ है उस पर ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर करते ही हो सकता है यहां पर बहुत टाइप की कॉलोनी आपको देखने को मिले, ठीक है, बहुत टाइप की कॉलोनी आपको देखने को मिल रही है इस प्लेट पर, इसको हमने बहुत समय तक ग्रोथ रखा, अब हमने क्या काम किया, इस कॉलोनी का रेप्लिका लगाया, रेप्लिका, रेप्लिका लगा दिया इसका, रेप्लिका मतलब फोटोस्टेट, इस सारी कॉलोनी को दूसरे मीडियम में ट्रांसफर कर दिया, जैसे ही हमने इन सारी कॉलोनी को दूसरे मीडियम में ट्रांसफर किया, तो इस मीडियम में, इस वातावरण में, मानो कोरोना से पहले की हालत और कोरोना के दौरान कोरोना की हालत, ठीक है, कोरोना के बाद जो हालत होनी है, तो जरूरी नहीं कोरोना के टाइम पर दूसरे मीडियम के अंदर, दूसरे एनवायरमेंट के अंदर सारी कॉलोनी ग्रो ही कर जाए, ठीक है। अब यहां हो सकता है कुछ कॉलोनी ग्रो कर पाए, एक ये ग्रो कर गई मान लो, एक ये ग्रो कर गई, ठीक, एक ये ग्रो कर गई, मात्र इतनी कॉलोनी ग्रो की और बाद बाकी की ग्रोथ आई ही नहीं, ठीक है। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि जो तीन कॉलोनी थी, ये कॉलोनी, ये कॉलोनी और ये कॉलोनी, इन कॉलोनी ने अपने जीवन के दौरान, अपने जीवन काल में कुछ भिन्नताओं का एक्यूमुलेशन किया, ठीक है, आप समझ, जैसे आप सब बच्चे हो, सब पढ़ रहे हो, मुझे तो नहीं पता कौन इंटेलिजेंट है कौन फोड़ने वाला है इस बार, मुझे नहीं पता, पूरी साल हो गई, मैं सबसे पूछता हूँ बेटा कैसी चल रही है पढ़ाई, सर बहुत बढ़िया चल रही है,
तो भाई ठीक है, यही पूछ सकते हैं। और आप भी ये रिस्पॉन्स दे, सर बहुत बड़ी चल रही है, मैंने इसका सिलेक्शन होगा? हाँ सर जरूर होगा, एक सीट पक्की है, समझना। चलता रहा। तो अब मैं भी परेशान भी, सभी बच्चे अगर सिलेक्शन ले लेंगे तो एक्चुअल में क्या सीटें तो लिमिटेड है, तो देखना पड़ेगा एक्चुअल में कौन वास्तव में ऐसा है जो मेरी पढ़ाई हुई चीजों को एक्यूमुलेट कर रहा है। कैसे पता करूंगा? तो मैं आपका एक मीडियम चेंज करता हूं, आपको घर से बुलाता हूं अपने सेंटर पर कि बेटा अब एक बार आप ऑफलाइन टेस्ट दो मेरे सामने बैठ करके, ठीक है? आपने टेस्ट दिया, तो टेस्ट दे करके उस टेस्ट के अंदर सब फेल हो गए, कुछ सेलेक्ट हो गए। मीडियम चेंज कर दिया ना, आपका माध्यम एनवायरमेंट चेंज कर दिया, चेक करना चाह रहा हूं मैं आपको, ठीक है? तो सारे के सारे फेल हो गए, ये मानो सेलेक्ट हो गए बच्चे। तो एक्चुअल में ये एक्यूमुलेशन ऐसा नहीं है कि सेंटर पर आकर के वो इंटेलिजेंट हुए, सेंटर पर आए वो इंटेलिजेंट हो गए, ठीक है, उन्होंने पेपर फोड़ दिया, बाद बाकी पेपर नहीं फोड़ पाए, ऐसा नहीं हुआ। वो एक्यूमुलेशन वो पहले से कर रहे थे, पर मैं ढूंढ नहीं पा रहा था कितने बच्चों ने इन चीजों को एक्यूमुलेट किया, अपने अंदर उन भिन्नताओं को, वेरिएशंस को एक्यूमुलेट किया। वो तब पता चला जब मैंने मीडियम चेंज किया, एनवायरमेंट चेंज किया, माध्यम चेंज किया, तब मैं ढूंढ पाया, अच्छा यार ये बच्चे हैं जो फोड़ेंगे, ठीक है? बाद बाकी के तो पढ़ रहे हैं, बस सही डायरेक्शन में नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है? कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, ये फोड़ देंगे, ये सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये वो बच्चे थे जो आगे जाकर के नई स्पीसीज बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। समझ गए ना मेरी बात? रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, ठीक है? इसको आप कॉलोनी बी बोल दोगे। जो बी कॉलोनी है जो आई है रेप्लिका लगाने के बाद, वो एक्चुअल में उन्होंने बहुत सारे वेरिएशन को एक्यूमुलेट किया है अपने लाइफ के दौरान। वही आगे जाकर के, समझ रहे हो, इतिहास रचेंगे। समझ रहे हो ना? तो समझ में आ गया। ये उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल कॉलोनी, ए कॉलोनी बी करके डार्विन साहब ने समझाने की कोशिश की है। तो समझ में आ गई होगी एनसीईआरटी की ये लाइन। अब बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट शाउट है? समझ में आया नहीं आया? यहां तक बताओ। हाँ, टेस्ट कंडक्ट करके ऐसे समझ लो, ठीक है? रेप्लिका, हाँ रेप्लिका का मतलब है आपने मीडियम चेंज कर दिया, सारी कॉलोनी की फोटोस्टेट वहां पर ट्रांसफर कर दी, बीएमएस। बीएमएस, चलो बहुत सही, यानी समझ आ गया, बहुत बढ़िया। बीएमएस, चलो बहुत सही। एक एक चीज समझ में आ गई आपके कि आपने एक नॉर्मल से बैक्टीरियल कॉलोनी ली, नॉर्मल बच्चे थे, इनको एक सिंपल स्कूल के अंदर खूब पढ़ाया लिखाया, सारे बच्चे चीख रहे थे, सर हम भी इंटेलिजेंट हैं, हम भी फोड़ेंगे, हम निकाल पाएंगे। तो सारे के सारे इस मीडियम में ग्रो कर रहे थे। अचानक से मैंने मीडियम चेंज कर दिया, एक ऐसी क्लास में ट्रांसफर कर दिया सारे बच्चों को जिसके अंदर एक बढ़िया सा टेस्ट कंडक्ट करा दिया। तो सारे बच्चे फेल हो गए, कुछ ही इस मीडियम में ग्रो कर पाए। जो ग्रो कर पाए तो एक्चुअल में वो थे जिन्होंने इस दौरान अपने अंदर बहुत सारे वेरिएशन को एक्यूमुलेट किया था, भिन्नताओं को एक्यूमुलेट किया। पर वो दिखी कब, उनकी प्रतिभा कब दिखी? जब उन्होंने टेस्ट को क्वालिफाई किया, ठीक है? दूसरे मीडियम में ग्रो कर पाए, यही क्वालिफिकेशन है, ठीक है? तो ये हो गया भाई, ठीक है? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब डार्विन साहब ने इसको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दिया है इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म कि प्रकृति कैसे वर्ण करती है, चुनती कैसे है प्रकृति। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया है डार्विन साहब ने, समझना। ये कहानी है 1920 और 1850 की, ठीक है? सुनना मेरी बात, बल्कि कहानी की तरह समझा दूं इसको मैं, ठीक है? इंग्लैंड का केस था, मानो इंग्लैंड का केस था। आपके दोस्त 1850 में इंग्लैंड गए थे घूमने। तब इंग्लैंड के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, इंग्लैंड के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था। तो एटमॉस्फेयर एकदम साफ सुथरा था, कोई एयर पॉल्यूशन नहीं था। और जहां पर एयर पॉल्यूशन नहीं होता, तो एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर आपने पढ़े होंगे बॉटनी के अंदर, लाइकेन होते हैं। लाइकेन इज अ एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर। तो उस समय उन प्लांटों की जो बार्क होती थी उस पर लाइकेन ही लाइकेन थे, व्हाइट कलर के लाइकेन। तो प्लांट के जो ट्रंक होते थे ना, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये 1850 की बात कर रहा हूं, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है 1850, 1850 की बात चल रही है, ठीक है?
जब आप इंग्लैंड गए थे 1850 के अंदर, मान लो, ठीक है, उस समय इंडस्ट्री नहीं लगे थे। जब इंडस्ट्री नहीं लगे थे तो एटमॉस्फेयर के अंदर कोई पॉल्यूशन नहीं था। जब कोई पॉल्यूशन नहीं था तो वहां पर प्लांटों के ऊपर व्हाइट कलर के लाइकेन लगे होते थे। ठीक है, अब समझना, अब समझाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। अब उस समय जब आप इंग्लैंड गए तो आपने एटमॉस्फेयर में दो टाइप के मॉथ देखे, मॉथ, पेपर्ड मॉथ बोलते हैं, वेस्टर्न बुटेलेरिया, ठीक है, ये एक तरीके से तितली हैं, जंगली तितली, ठीक है, पेपर्ड मॉथ, पेपर्ड मॉथ, जिसको नाम क्या था, वेस्टर्न बुटेलेरिया, ठीक है, मैं नाम लिख दिया है वेस्टर्न बुटेलेरिया, पेपर्ड मॉथ आपने देखे। आपने देखा जो ब्लैक कलर के मॉथ थे, ठीक है, उनके अंदर मिलेनिन मिलेनिन पिगमेंट था, और जिनमें व्हाइट थे उनमें मिलेनिन पिगमेंट नहीं था। और मिलेनिन को बनाने वाला जीन ऑलवेज डोमिनेंट होता है, लॉ ऑफ डोमिनेंट। और लॉ ऑफ डोमिनेंसी के हिसाब से आपने, ठीक है, पढ़ा भी होगा अभी, ठीक है, मेंडल के लॉ पढ़े थे, लॉ ऑफ डोमिनेंसी के हिसाब से कि मैक्सिमम नंबर किसका होना चाहिए, ब्लैक मॉथ का होना चाहिए। लॉ ऑफ डोमिनेंसी ये तो कहती है भाई जो जीन डोमिनेंट है पॉपुलेशन के अंदर वो ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है। और जो जीन रिसेसिव है तो उसकी नहीं चलेगी डोमिनेट, उसके ऊपर समझ रहे हो प्रभावी हो जाएगा, सिंपल सी बात है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी यही लॉ लॉ ऑफ डोमिनेंसी है, जेनेटिक्स में हम पढ़ते हैं। तो अगर जेनेटिक्स के हिसाब से देखा जाए तो बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो या आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, ऑलवेज ब्लैक मॉथ ज्यादा होने चाहिए एटमॉस्फेयर में कंपैरेटिव व्हाइट मॉथ। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंसी भी तो कोई चीज होती है, जेनेटिक्स भी तो कोई चीज होती है। पर डार्विन साहब कह रहे हैं जेनेटिक्स कुछ भी नहीं होती, यहाँ प्रकृति सब कुछ होती है। प्रकृति डिसाइड करती है किसको रहना है और किसको नहीं रहना, किसको सरवाइव करना है, किसको सरवाइव नहीं करना। समझ रहे हो? जो अपने अंदर हिम्मत रखता है, जो लड़ने में सक्षम है हर अनफेवरेबल कंडीशन से, प्रकृति उसका वर्ण करती है, उसको चयन करती है, उसको मौका देती है। जो हार जाता है, जो विड्रॉ कर देता है, जो समझ रहे हो लड़ने में सक्षम नहीं है किसी भी कंडीशन के अंदर, तो वो मतलब वो जंगल का नियम ही है यार, ठीक है, वो सरवाइव कैसे कर सकता है, ठीक है। तो दिक्कतें हैं, नो डाउट, सरवाइव करना है तो किसी ना किसी फॉर्म में आपको मतलब फाइट करने पड़ेगी, ठीक है, मतलब पढ़ाई करनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है यार, ठीक है। बिना पढ़े तो नहीं होगा क्योंकि कंपटीशन यार टाइट है यार, सबको पता है, ठीक है, बहुत बच्चा है यार, 22 लाख तो फॉर्म भरे गए थे, 25 के आसपास फॉर्म पहुंचेंगे, नो डाउट। सीटें बढ़ रही हैं, सीटें धीरे धीरे डबल हो रही हैं, ठीक है, पर बच्चे भी तो बढ़ रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़ रहे हैं बच्चे, ठीक है। जब से ऑनलाइन सिस्टम आया तो एजुकेशन कॉस्ट कम हुई, तो हर बच्चे का सपना था यार काश मैं भी, या हर पेरेंट्स का सपना था मैं अपने बच्चों को पढ़ा पाऊँ। तो जो लोग 1,50,000 फीस नहीं दे सकते थे, 2, 2.5, 3 हज़ार रुपए दे करके वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और बच्चे अपना पूरा 100% दे भी रहे हैं। तो कंपटीशन पहले से टाइट भी हुआ है, ठीक है। तो इसलिए ये नहीं है कि बस ना, समझ रहे हो ना, ऐसे हो जाएगा, बिना पढ़े तो नहीं होगा भाई, ठीक है, तुक्का मारने से नहीं होगा, पहले ही कह दे रहा हूँ मैं, ठीक है। कई बच्चे कहते हैं सर सर शायद हो जाए, ट्राई मार लेते हैं, शायद शायद कुछ नहीं होता, ठीक है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले 1850 की बात थी, जब इंग्लैंड में इंडस्ट्री नहीं लगी थी, ठीक है, और लॉ ऑफ डोमिनेंसी के हिसाब से ब्लैक मॉथ ज्यादा होने चाहिए थे, व्हाइट मॉथ कम होने चाहिए थे। पर अब क्या है, यहां देखो, यहां पर मैं बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहा हूं। अब देखो थोड़ा मैं आगे बढ़ रहा हूं, एक प्लांट बनाया है मैंने, ठीक है, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन व्हाइट कलर के लाइकेन लगे हुए हैं प्लांट के ऊपर, तो प्लांट का जो ट्रंक होता है वो ब्लैक होता है, पर लाइकेन के चिपक जाने की वजह से 1850 की बात है, तो यहां पर ब्लैक ट्रंक दब गया और ऊपर व्हाइट कलर आ गया, ठीक है। अब व्हाइट कलर आने की वजह से क्या हुआ, ब्लैक मॉथ व्हाइट कलर पर आसानी से दिख रहे थे, भाई व्हाइट ब्लैक बैकग्राउंड है और ब्लैक स्पॉट लगा तो दिखेगा, जबकि व्हाइट मॉथ दिख नहीं रहे हैं आपको, व्हाइट मॉथ भी बैठे हैं पर हाइड हो गए, छिप गए इस लाइकेन के कलर में। उस समय कुछ पक्षी हुआ करते थे, ठीक है, प्रेडेटर, ठीक है, ठीक है, तो वो मौत का शिकार करते थे। जब ये मौत, मौत नहीं बोल रहा हूं मैं, मौत, ठीक है, मौत का शिकार करते थे, हाँ, तो धीरे धीरे उनका भी शिकार में कौन से आसान होंगे, कौन से इनको दिख रहे होंगे, व्हाइट या ब्लैक, ब्लैक आसानी से दिख रहे हैं इनको, तो ब्लैक आसानी से दिख रहे हैं, तो ब्लैक का नंबर कम हो रहा है और धीरे धीरे व्हाइट का नंबर बढ़ रहा है, जबकि लॉ ऑफ डोमिनेंसी के हिसाब से व्हाइट कम होने चाहिए थे, ब्लैक ज्यादा होने चाहिए थे 1850 में, समझ रहे हो। पर हो क्या रहा है यहाँ पर, ठीक है भाई, लॉ ऑफ डोमिनेंसी के हिसाब से तो यहां पर
ब्लैक मॉथ ज्यादा होने चाहिए थे, व्हाइट कम होने चाहिए थे, पर यहां पर प्रकृति प्रकृति नेचर सेलेक्ट कर रही है, नेचर कह रही है कि नहीं ब्लैक कम होनी चाहिए मेरे हिसाब से, जेनेटिक्स बोल रही है मुझे नहीं पता और मैं व्हाइट को बढ़ाऊंगी, तो प्रकृति ने ऐसा ही किया, प्रकृति ने ऐसा ही किया। आप भी दंग रह गए क्योंकि आप एक जेनेटिक के विद्वान थे, ठीक है। आपने कहा यार व्हाइट ज्यादा है ब्लैक कम है, आप मुस्कुराए, वाह यह है प्राकृतिक वर्ण कि लॉ ऑफ डोमिनेंसी के हिसाब के बाद भी यहाँ व्हाइट मौत ज्यादा है कंपेरेटिव ब्लैक मौत, ठीक है। आप अपने घर लौट आए वापस इंडिया, ठीक है। फिर लगभग जब आप बूढ़े हो गए, ठीक है, आफ्टर 70 ईयर, 70 सालों बाद 1920 में आप फिर गए, आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन 1920 की बात कर रहा हूं, 1920 में इंडस्ट्री लग चुके थे। 1920 की बात की जाए ना तो उस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था, इंग्लैंड के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग चुकी थी। इन फैक्ट्रियों से, समझना मेरी बात, कंटिन्यू धुआं निकल रहा था जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन हो रहा था, आप समझ रहे हो, जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन हो रहा था। और इस एयर पॉल्यूशन की वजह से वही सल्फर होती है एयर के अंदर, और सल्फर के लिए सेंसिटिव कौन होता है, लाइकिन। इसकी वजह से धीरे धीरे लाइकिन मरने लगे, इन लाइकिन की डेथ होने लगी, समझना मेरी बात, इन लाइकिन की डेथ होने लगी, लाइकिन खत्म होने लगे, ठीक है, लाइकिन की डेथ होने लगी, लाइकिन खत्म होने लगे, समझना। जब लाइकिन खत्म हो रहे थे, लाइकिन खत्म हो रहे थे, तो प्लांट के ट्रंक वापस ब्लैक कलर के आ गए, वापस ब्लैक कलर के आ गए। 1920 की बात है, आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। अब क्या हो रहा था, अब समझना, इस बार जो ब्लैक मॉथ थे, ब्लैक कलर के जो मॉथ थे, समझ रहे हो, वो दिख रहे हैं क्या आपको, नहीं दिख रहे इसके अंदर ब्लैक मॉथ। अगर व्हाइट मॉथ की बात करूं तो व्हाइट आपको दिख रहे हैं, व्हाइट आपको दिख रहे हैं, पर ब्लैक कलर तो आपको दिख ही नहीं रहा भाई, ब्लैक कलर तो दिख ही नहीं रहा, ब्लैक कलर कहाँ है, ब्लैक कलर कहाँ है, ब्लैक नहीं दिख रहा। वही प्रेडेटर पक्षी, समझना, जो प्लांट पर बैठे हुए थे, इस बार शिकार किसको बनाएंगे, ये व्हाइट को शिकार बनाएंगे, अपना ब्लैक को नहीं बनाएंगे, व्हाइट को बनाएंगे। तो इस बार व्हाइट का नंबर क्या हो गया, कम हो गया, और ब्लैक का नंबर क्या हो गया, बढ़ गया, आप समझ रहे हो। यानी इस बार ब्लैक का नंबर इसलिए नहीं बढ़ा लॉ ऑफ डोमिनेंसी की वजह से, या व्हाइट का नंबर इसलिए कम नहीं हुआ क्योंकि रिसेसिव है, इस बार भी प्रकृति वर्ण कर रही है, प्रकृति चुन रही है, समझ रहे हो। तो आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन 1920 में देखा उन्होंने जाकर के, यार ये क्या हुआ, इस बार ये क्या हुआ, इस बार क्या हुआ, ब्लैक का नंबर बढ़ गया और व्हाइट का नंबर कम हो गया, जबकि पहले व्हाइट ज्यादा थे ब्लैक कम थे। इस बार ये इसलिए हुआ क्योंकि प्रकृति 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 में परिवर्तन हुए, पॉल्यूशन आ गया, और पॉल्यूशन के अनुसार जो जो बेस्ट एडेप्ट था वो सेलेक्ट हुआ, बाद बाकी कम हो गया। इसी को बोलते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। जैसे मैं एक डायग्राम साइड डाल रखा है इसमें, हाँ। अब ध्यान से देखो, उसमें पूछा भी जाता है ना कि आज के मैच करो, उसमें क्या दिख रहा है, ये व्हाइट है, व्हाइट कलर दिख रहा है ना, व्हाइट लाइकेन दिख रहे हैं आपको, ठीक है, व्हाइट लाइकेन दिख रहे हैं। तो ये कब की बात है, ये 1850 की बात है, ठीक है। ये लाइकेन मारे गए सारे के सारे 1920 की बात है, 1920 की बात है, समझ रहे हो ना। तो यहां ध्यान से देखोगे आप, तो ब्लैक कलर हाइड हो रहा है, व्हाइट कलर दिख रहा है, समझ रहे हो। अब देखो ये व्हाइट दिख रहा है इसके अंदर, व्हाइट दिख ही नहीं रहा होगा आपको कहाँ है, पर ये व्हाइट है, ये व्हाइट मौत है, और ब्लैक दूर से दिख रहा था, समझ रहे हो। तो ये अंतर था, इस वजह से समय समय के अनुसार ये चीजें चेंज हो रही थी, समझ रहे हो। तो इनमें भी प्रकृति, तो जो डार्विन साहब ने कहा देखो ये है प्राकृतिक वर्ण, ये है नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया डार्विन साहब ने। इतना ही नहीं, डार्विन साहब ने आगे और भी एग्जाम्पल दिए हैं जो मैं मॉडर्न थ्योरी में बताऊंगा। तो डार्विन की थ्योरी तो यहाँ खत्म होती है। अब तीसरी थ्योरी आती है म्यूटेशन थ्योरी, इसको हीगो डिवरीज ने दिया था, हीगो डिवरीज। तो लेमार्किनिज्म हो गया आपका, डार्विनिज्म हो गया। अब मैं हीगो डिवरीज की म्यूटेशन थ्योरी और बताऊंगा, ठीक है। हीगो डिवरीज साहब ने एक प्लांट पर काम किया था, इवनिंग प्रेमेरोज। किस पर काम किया था, इवनिंग प्रेमेरोज, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑर्निथेरा लेमार्कियाना, इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
कि ह्यूगो डिवरी साहब जो म्यूटेशन थ्योरी पे काम किए थे, ठीक है, इस किस प्लांट पर काम किए थे, ध्यान रखना, इवनिंग प्रेमेरोज ऑर्निथेरा लैमार्कियाना पर काम किए थे। समझ रहे हो, हाँ या ना? ठीक है, हाँ, इवनिंग प्रेमेरोज ऑर्निथेरा लैमार्कियाना पर काम किए थे। ठीक है, समझना, इनको नहीं पता था इस प्लांट की खास बात क्या है, ये तो मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। इन्होंने प्लांट लगाए अपने गार्डन के अंदर, ठीक है, अचानक से देखा जब उनमें सेल्फिंग कराई, अचानक से बहुत सारी वेराइटीज दिखने, मतलब उनमें चेंजेस नजर आई, वेराइटीज नजर आई उनके अंदर। ये क्या यार, इनमें इसका म्यूटेशन हो गया, या इतनी जल्दी परिवर्तन कैसे हो गया, समझना। तो इन्होंने कहा कि एक्चुअल में इनमें म्यूटेशन हुआ, और अचानक से देखो, एक मैंने भाई एक प्लांट सेलेक्ट किया, देखो एक बार मैंने सेल्फिंग कराई और भिन्नताएं आ गई, वेरिएशन आ गई। डार्विन साहब कह रहे थे कि धीरे धीरे होने वाला प्रोसेस है, सदियां लग जाती हैं। यार एक बार में हो गया ये तो फालतू में डार्विन साहब, ठीक है। उन्होंने कहा डार्विन साहब की थ्योरी बकवास है, ये है एक्चुअल में म्यूटेशन ही इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये बोल गए कौन? ह्यूगो डे व्रीज साहब। जबकि आप एक सिद्धांत, एक एक्सपेरिमेंट के बेस पर कोई चीज डिसीजन नहीं ले सकते, ठीक है। जबकि उन्होंने जो प्लांट यूज किया था इवनिंग प्रेमेरोज ऑर्निथेरा लैमार्कियाना, ये एक ऐसा प्लांट था जिसमें जंपिंग जीन देखने को मिलते हैं, जंपिंग जीन। समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट, ठीक है, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट, जंपिंग जीन, जो मूव करते रहते हैं, जिनके मूव करने की वजह से म्यूटेशन बहुत होते हैं इस प्लांट के अंदर। सोचो उन्होंने प्लांट ही चूज ऐसा कर लिया जिसकी वजह से ये चीज हो रही थी, तो इसके बेस पर आप पूरी थ्योरी ना चेंज कर दोगे। आप समझ रहे हो ना, इस चीज को हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते, पर उस समय की बात है, क्या करें, ठीक है। तो इन्होंने कहा म्यूटेशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवोल्यूशन, ठीक है, और ये भी बोला कि म्यूटेशन प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर एवोल्यूशन, म्यूटेशन ही एवोल्यूशन कराते हैं। जो एवोल्यूशन हुआ, जो समझ रहे हो ना, जो प्रकृति में चेंजेस देखने को मिले, उसके लिए रॉ मटेरियल म्यूटेशन ही प्रोवाइड कराते हैं। अगर म्यूटेशन नहीं होगा तो प्राकृतिक वर्ण नहीं, मतलब वो चीज आगे नहीं बढ़ेगी, नई स्पीसीज नहीं बनेगी। म्यूटेशन को उन्होंने प्रायोरिटी दी। इन्होंने कहा वेरिएशन, ठीक है डार्विन साहब आप वेरिएशन वेरिएशन बोल रहे हो, पर वेरिएशन आर लार्ज, डिसकंटिन्यूअस, नॉन डायरेक्शनल, रैंडम होते हैं। वेरिएशन आर लार्ज, बड़े होते हैं, डिसकंटिन्यूअस होते हैं, ठीक है, नॉन डायरेक्शनल होते हैं, रैंडम होते हैं। इन्होंने कहा ऐसे, पर ऐसे कैसे होगा? वेरिएशन लार्ज लेवल पे नहीं हो सकते यार, वेरिएशन होते हैं धीरे धीरे स्मॉल लेवल पर, ठीक है, म्यूटेशन तो स्मॉल लेवल पे होंगे, डिसकंटिन्यूअस होंगे। इन्होंने कहा भाई म्यूटेशन तो डिसकंटिन्यूअस होती है, भाई इन्होंने म्यूटेशन को पूरा का पूरा मतलब दिया, क्योंकि म्यूटेशन भाई वेरिएशन आर लार्ज, डिसकंटिन्यूअस, नॉन डायरेक्शनल, रैंडम होते हैं। तो इन्होंने कहा भाई ये मेन इनका है। जबकि वहां पर वेरिएशन क्या थे? स्मॉल थे, कॉन्टिन्यूअस थे, डायरेक्शनल थे, और रैंडम नहीं थे। बिल्कुल अपोजिट है डार्विन और ह्यूगो डे व्रीज की थ्योरी। इन्होंने कहा इवोल्यूशन जो है ना, वो सडन, अचानक से होने वाली प्रोसेस है, जो एक जर्की प्रोसेस है, जिसको हम साल्टेशन बोलते हैं। क्वेश्चन आता है, साल्टेशन का मतलब है सिंगल स्टेप लार्ज चेंज, लार्ज म्यूटेशन, एक झटका हुआ, एक सेल्फिंग कराई, देखो वेरिएशन आ गया, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, इट इज कॉल्ड साल्टेशन। अचानक से होने वाली प्रोसेस, डिसकंटिन्यूअस, रैंडमली होने वाली प्रोसेस, नॉन डायरेक्शनल, बड़ा चेंज। समझ रहे हो ना, ये वाली बातें की किसने? ह्यूगो डे व्रीज ने। जस्ट अपोजिट बातें की डार्विन साहब की, पर इन्होंने अपनी थ्योरी दे डाली, ठीक है। अब इन सब थ्योरी के बाद लास्ट में आती है मॉडर्न या सिंथेटिक थ्योरी। सिंथेटिक क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि ये किसी एक साइंटिस्ट की थ्योरी नहीं है, इसमें हर किसी का थोड़ा थोड़ा पार्ट लिया है। डार्विन साहब की कुछ बातें ले ली, समझना सॉरी, लेमार्क साहब की भी कुछ बातें ले ली, म्यूटेशन थ्योरी ह्यूगो डे व्रीज साहब की भी कुछ बातें ले ली, कुछ नई बातें नए साइंटिस्टों के, मॉडर्न साइंटिस्टों की बातें भी उसमें ऐड कर दी, मिला जुला करके एक सिंथेटिक। सिंथेटिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि किसी एक का हाइपोथेसिस नहीं है, कईयों का सोच से मिलाकर के एक नई थ्योरी बनाई, इसको मॉडर्न नाम दिया, और सिंथेटिक इसलिए दिया क्योंकि ये किसी एक की सोच नहीं है, सबका कुछ ना कुछ ले लिया है, सो इट इज कॉल्ड सिंथेटिक थ्योरी। समझे? अच्छा, एल्फ्रेड वेलेस का क्या रोल था, एक बच्चा पूछ रहा है। बिल्कुल, जो एल्फ्रेड वेलेस थे उन्होंने भी एक चार्ट बनाया था, उसका रोल मैं बता देता हूं। जैसे इन्होंने, डार्विन साहब ने, ठीक है, गैलापागोस आइलैंड की खोज की थी, ऐसे ही वेलेस साहब ने एक चार्ट पूरा बना करके एक अपना पूरा पेपर छापा था,
उन्होंने मलाया अरेचिपेलागो आइलैंड था, उसकी भी सीरीज थी, मलाया अरेचिपेलागो आइलैंड की सीरीज थी। एक बच्चा पूछ रहा है, ठीक है, अल्फ्रेड वेलेस रसल का क्या रोल था इसके अंदर, ठीक है। मतलब सीधी सी बात है, डार्विन साहब ने अपनी जो थ्योरी लिखी है ना, कुछ तो उन्होंने थॉमस माल्थस से उठाया सारा सारा, कुछ उन्होंने अल्फ्रेड रसल वेलेस जो थे उनका चार्ट उठाया, पढ़ाई थोड़ा स्टडी की उन्होंने, उसकी वहां से भी चीजें निकाली, ठीक है, मिला जुला करके इस थ्योरी को दिया था, ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। तो वेलेस साहब भी नेचुरलिस्ट ही थे, उन्होंने एक पूरा एक चार्ट बनाया था, वेलेस का चार्ट था पूरा का पूरा, और जहां उन्होंने काम किया था उसका नाम था मलाया अरेचिपेलागो। बड़ा अजीब सा नाम लग रहा है ना, हाँ, गैलापागो आइलैंड पर इन्होंने काम किया, मलाया अरेचिपेलागो। जब लौट रहे तो लास्ट में उनको मलाया अरेचिपेलागो की जगह मिली थी देखने को, ठीक है, समझ रहे हो, हाँ, मलाया अरेचिपेलागो, ठीक है, हाँ, अजीब सा लग रहा है ना, हाँ, चलो ठीक है, हाँ, समझ में आ गया। अब मॉडर्न थ्योरी की बात कर रहे हैं, इसमें देखो जीन माइग्रेशन, इन्होंने कहा मेनी फैक्टर आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, ऐसे नहीं कह सकते म्यूटेशन ही रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, समझ रहे हो, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन ही रिस्पॉन्सिबल है, नेचर ही रिस्पॉन्सिबल है, हम ये नहीं बोल सकते यार। एक्चुअल में नई स्पीसीज बनने के लिए कई फैक्टर लगते हैं, तब नई स्पीसीज बनती है, जैसे जीन माइग्रेशन, जीन फ्लो रिस्पॉन्सिबल है, जेनेटिक ड्रिफ्ट रिस्पॉन्सिबल है, म्यूटेशन भी रिस्पॉन्सिबल है, हाँ, रिकॉम्बिनेशन भी रिस्पॉन्सिबल है, नेचुरल सिलेक्शन भी रिस्पॉन्सिबल है, यानी कई फैक्टर मिलकर के नई स्पीसीज बनाते हैं, कोई एक सिंगल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता। ये बात आती है मॉडर्न थ्योरी या सिंथेटिक थ्योरी में। तो इनको एक एक करके मैं कुछ चीजों को एक्सप्लेन करूंगा, म्यूटेशन का थोड़ा बताता हूं, ठीक है, एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। जैसे सबसे पहले मैं बात करूंगा जीन फ्लो। जीन फ्लो क्या है? जैसे मान लो कोई एक पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन फर्स्ट, इधर लिखता हूं पॉपुलेशन सेकंड, मानो एक आपका गांव है, बीच में पानी था, नदी थी या कुछ भी समझ लो, ठीक है, इस पार और एक उस पार दूसरा गांव था, समझना, दो गांव थे अलग अलग, बीच में पानी था। पहले सोर्सेज नहीं थे, रिसोर्सेज, सोर्सेज रिसोर्सेज, नाव नहीं थी, चीजें नहीं थी, तो ये एक अलग स्पीसीज थी, ये अलग दुनिया थी इनकी, ये आपस में नहीं मेल जोल नहीं रखते थे, ठीक है। जैसे देखा होगा ना, चीन और इंडिया के बीच में एक बहुत बड़ी पहाड़ियां हैं, आप समझ रहे हो, एवरेस्ट। तो पहले इतने संसाधन नहीं थे, तो बॉर्डर के उस टाइप के लोग, थोड़ा सा उनका वेशभूषा अलग थी चीनियों की, और इंडियंस की वेशभूषा थोड़ी सी अलग थी, ठीक है, देखते होगे आप, समझ, क्योंकि बीच में इतनी बड़ी हिल्स हैं जिससे कि उनका माइग्रेशन नहीं हो पाया। समझने की कोशिश करना, बहुत ये चीजें रटने की नहीं है, ये सिर्फ फील करने की है, एग्जाम्पल, समझ रहे हो, अपने एटमोस्फियर में इवोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा आपको, समझ रहे हो, ठीक है। मानो इधर चाइना है, इधर इंडिया है, बीच में बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, ठीक है, मान लो, ठीक है, मान लो, ठीक है, तो अब क्या हुआ, माइग्रेशन स्टार्ट हुआ कि लोग भाई एरोप्लेन आ गए, चीजें आ गई, ठीक है, माइग्रेशन चालू हुआ, ये लोग माइग्रेट करके इधर जाना चालू कर दिए, ये माइग्रेशन इधर हुआ, ये माइग्रेशन इधर हुआ, एक आध बार माइग्रेशन होगा, इससे कुछ नहीं होगा, अभी ये घूमने के लिए आए, वापस लौट लिए, फिर ये घूमने के लिए इधर गए, वापस लौट लिए, एक आध माइग्रेशन से नहीं होगा, मल्टीपल माइग्रेशन, माइग्रेशन एक नहीं, मल्टीपल माइग्रेशन, इतने ज्यादा माइग्रेशन कि इन लोगों को इंडियंस अच्छे लगे और इंडियंस को चाइनीज अच्छे लग गए, मान लो, ठीक है, मैरिज हो गई इनके बीच में, समझ रहे हो। अगर मान लो ये इधर पहुंच गए, इधर पहुंच करके ये यहाँ इन्होंने घर बना लिए कि भाई अब तो हम यहीं रहेंगे इन्हीं के साथ, ये इधर पहुंच गए कि भाई अब तो हम इन्हीं के साथ रहेंगे, ये एक माइग्रेशन में नहीं होगा, मल्टीपल माइग्रेशन, आप समझ रहे हो ना, ये कब होगा, मल्टीपल माइग्रेशन। जब मल्टीपल टाइम ये माइग्रेशंस होंगे, मल्टीपल टाइम माइग्रेशंस होंगे, समझना, इधर जा रहे हैं ये, इधर जा रहे हैं, एक दो बार नहीं, मल्टीपल टाइम माइग्रेशन करेंगे, तब ये यहां बस जाएंगे, और ये अपने जीन को यहां फ्लो कर देंगे, भाई समझना मेरी बात, ये अपने जीन को इन चीनियों में फ्लो कर देंगे, समझ रहे हो, ये चीनी अपने जीन को इंडियंस के अंदर फ्लो कर देंगे, फ्लो कर दिया,
मतलब इनके जीन पूल में चेंज कर दिया। समझो मेरी बात, ये पॉपुलेशन ए थी, इस पॉपुलेशन ए में, अभी मैं फ्लो नहीं करवा रहा हूं, माइग्रेशन छोड़ दो, इस पॉपुलेशन ए के अंदर जितने भी इंडिविजुअल थे उनमें कलेक्शन ऑफ ऑल एलील या ऑल जीन एंड इट्स एलील, हर एक जीन के 2 एलील होते हैं, ठीक है, ऑल जीन्स एंड इट्स एलील इन अ पॉपुलेशन, किसी भी एक पॉपुलेशन के अंदर, किसी एक गांव के अंदर 100 लोग हैं, उन 100 लोगों के अंदर जितने भी जीन हैं और उनके एलील्स, इसको एक जीन पूल बोलोगे। भाई ये गांव का एक जीन पूल है, समझ रहे हो ना मेरी बात। इसमें सारी मान लो काली आंखों के लोग रहते हैं। दूसरा गांव का एक जीन पूल है, इसमें सारे नीली आंखों के लोग रहते हैं। पहले बीच में पहाड़ियां थी, पानी था, ये आपस में मिल नहीं पाते थे, शादियां नहीं होती थी, ठीक है। बाद में सुविधाएं हुई तो इधर के लोग इधर, इधर के लोग इधर माइग्रेट करना चालू कर दिए, मल्टीपल माइग्रेशन, जिससे क्या हुआ, इनके जीन पूल में परिवर्तन हुआ, क्योंकि ये जीन इनके पूल में फ्लो कर गया, इसी को जीन फ्लो बोलते हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये जीन का फ्लो हो रहा है, जीन फ्लो, ये क्या कर रहा है, जीन फ्लो, जीन फ्लो कर रहा है, जीन फ्लो यानी इंडिविजुअल जा रहे हैं माइग्रेट करके, ये जीन फ्लो, जीन फ्लो से क्या होगा, जीन पूल में परिवर्तन होगा। समझ रहे हो मेरी बात या नहीं। जीन फ्लो अगर मल्टीपल टाइम होगा तो जीन पूल में परिवर्तन होगा, और जीन पूल में अगर परिवर्तन होगा, समझना, जीन पूल में अगर परिवर्तन होगा, जैसे आपने कभी सुना, जैसे मैं बच्चे तो खैर हमारे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ठीक है, हर जगह के बच्चे हैं, बहुत प्यारे बच्चे हैं, सारे इंडियंस ही हैं, पर जो मैंने सुना समझा, साउथ बहुत ज्यादा नहीं गया मैं, ठीक है, नहीं गया एक तरीके से, ठीक है, तो जो मैंने सुना है कि साउथ में जो इंडियंस हैं वो नॉर्थ के इंडियंस को इंडियंस नहीं मानते, ठीक है। तो नॉर्थ के लोग कहते हैं यार बड़ा गलत बात है यार, तुम तो हमें मतलब मानते ही नहीं हो। गलती उनकी भी नहीं है यार, ठीक है, गलती हमारी भी नहीं है इधर की। एक्चुअल में हुआ क्या, जितने भी अटैक हुए हैं देखा होगा, अभी आज की डेट में अगर आपको प्राचीन मंदिर ढूंढने हो उस समय के, तो साउथ में ही मिलेंगे आपको, नॉर्थ में नहीं, नॉर्थ में सब खत्म कर दिए गए थे, नॉर्थ की पूरी पास्ट हिस्ट्री एकदम मिटा दी गई है, ठीक है। इतने अटैक हुए हैं इंडिया के ऊपर, इतने अटैक हुए हैं, इतने अटैक हुए हैं कि जैसे नहीं, जैसे अंग्रेजों ने अटैक किया, फिर उन्होंने अटैक किया, मतलब तमाम टाइप के अटैक हुए, तो जो अटैक हुए तो लोग यहाँ माइग्रेट कर गए और यहाँ के लोगों से मैरिज कर लिए, नहीं अपने जीन को यहाँ फ्लो कर दिया, सिंपल सी बात। तो हर टाइप के लोग आए, उन्होंने अटैक किए, जीन को फ्लो कर दिया। मैं साउथ की बात नहीं कर रहा, नॉर्थ की बात कर रहा हूं। तो नॉर्थ में भिन्नताएं कितनी ज्यादा हैं, साउथ में भिन्नताएं नहीं है, ठीक है। साउथ में अभी भी जीन प्रिजर्व है, पुराना पुराना इंडियंस का जीन अभी भी प्रिजर्व है, सभ्यता अभी भी सुरक्षित है, मंदिर अभी भी सुरक्षित है वहां पर, ठीक है। जो पास्ट के बहुत समय की पुरानी चीजें सदियों की देखोगे, ठीक है, क्योंकि वहां अटैक नहीं हो पाए। समझना, मैं बहुत सारी चीजें ऐसी बता रहा हूं, आप शायद उसको कोरिलेट मतलब समझदारी से करना, क्योंकि चीजें थोड़ी सी आप डाइवर्ट मतलब पूरा फोकस करना समझदारी वाली बात है, ठीक है। तो पर एक बात और समझना, जैसे आपने एक कार्टून आता था बेन 10, तो बेन 10 की देखो वॉच देखी होगी, वो अपने अंदर डिफरेंट टाइप के डीएनए को रखता है, डिफरेंट टाइप के, जिससे वो और मजबूत हो जाता है, ठीक है। तो इसके एक फायदे भी हैं। फायदे क्या है, जितने ज्यादा वेरिएशन होंगे किसी भी स्पीसीज के अंदर, किसी भी जीन के अंदर, जितना जीन फ्लो होगा वहां पर उतनी ही वेरिएशन ज्यादा आएंगे, और उस पॉपुलेशन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। मैं नहीं बोलता, ये इवोल्यूशन बोलता है, किसी भी प्रकृति के अंदर उस पॉपुलेशन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है जिसमें वेरिएशन ज्यादा होते हैं, जिसमें वेरिएशन ज्यादा होते हैं। इसीलिए यहाँ के अगर जेनेटिक्स की बात करते हैं तो कंपैरेटिव अदर से रेजिस्टेंस पावर ज्यादा है, ऐसा लोग बोलते हैं, क्योंकि यहाँ डिफरेंट टाइप के जीनोम का फ्लो हुआ है, डिफरेंट टाइप के, तो उससे क्या वेरिएशन ज्यादा आ गए, ठीक है। जैसे इसी वेरिएशन की बात आई तो सऊदी के अंदर जो शेख हैं, ठीक है, जो अरबियन कंट्रीज में देखोगे शेख, तो वो अपने को सबसे प्योर और सबसे इंटेलिजेंट और सबसे मतलब टॉप लेवल पे मानते हैं अपने को, मतलब हमसे बेस्ट कोई है नहीं, ठीक है, हमारा नो डाउट, ठीक है, मान लो, ठीक है, उनका जीनोम, पर उन्होंने इसको प्रिजर्व करने के लिए उन्होंने एक थोड़ा गलत डिसीजन ले लिया। उन्होंने कहा हम अगर सबसे बेस्ट हैं और हम अपने मैरिज नॉन शेख में अगर करते हैं, ठीक है, तो हमारा जीन मतलब बर्बाद हो जाएगा, वो इंटेलिजेंस ही खत्म हो जाएगी। ये उन्होंने सोचा और डिसीजन लिया कि
हम अपनी मैरिज कभी भी नॉन शेक में नहीं करेंगे या किसी और, ठीक है, जो होते हैं मतलब शेख नहीं होते उनके अंदर अपनी मैरिज नहीं करेंगे, सिंपल सी बात, ठीक है। ये डिसीजन लिया तो वो क्या किया उन्होंने, मैरिज इंटरनल मैरिज करनी चालू कर दी। और जेनेटिक्स की एक रूल है, रूल क्या है, जहां भिन्नताएं नहीं होंगी, वेरिएशन नहीं होंगे, तो उसकी स्टेबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। यानी होमोजाइगोसिटी बढ़ना चालू हो जाएगी, जब सेल्फिंग कराओगे होमोजाइगोसिटी बढ़ेगी। और होमोजाइगोसिटी का एक नुकसान भी होता है, नो डाउट, 2 4 5 जनरेशन तक तो अच्छा लगेगा, बढ़िया है क्या, क्यों बढ़िया है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्योरिटी आ रही है, पर कहीं ना कहीं होमोजाइगोसिटी भी बढ़ रही है भाई। और जितने भी रिसेसिव डिसऑर्डर्स होते हैं, होमोजाइगोसिटी बढ़ने से वो डोमिनेंट हो जाते हैं, और धीरे धीरे वो डोमिनेंट होना चालू हो गए रिसेसिव डिसऑर्डर। और कंपैरेटिव, ये मेरा नहीं है, एक आर्टिकल निकला था, उसमें पढ़ा था मैंने, बहुत पहले की बात है, जब एमएससी कर रहा था। तो शेख का नंबर पहले से धीरे धीरे रिड्यूस हुआ है उनके इस डिसीजन की वजह से। रिड्यूस होने का मतलब है कहीं ना कहीं, समझ रहे हो ना मेरी बात। हाँ, अब मॉडर्न टाइम के अंदर, आज के टाइम के अंदर देखा है कि लोग हाँ मैरिज कर लेते हैं, वो एक अलग बात है, बट एक कंडीशन बताई है, तुम समझ पा रहे हो ना मेरी बात। बहुत सारे एग्जांपल दे रहा हूं आपको, मतलब बहुत सारे दिमाग में जो एग्जांपल चल रहे हैं उनको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, और आप कनेक्ट कर पाओ। तो जीन फ्लो समझ में आया नहीं आया, मैंने बहुत सारी बातें बताई हैं। एक जीन पूल की स्टेबिलिटी तब होगी जब उसके अंदर वेरिएशन होंगे, ठीक है। समझ रहे, जीन फ्लो क्या होता है समझ में आ गया, जीन पूल क्या होता है समझ में आ गया, ठीक है। यहां तक समझ में आया नहीं आया, यहां तक कोई डाउट है तो मुझे बताओ। जितना मल्टीपल माइग्रेशन होगा उतना जीन पूल में चेंज होगा। ये जीन फ्लो जो हो रहा है ना, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन जीन पूल। चेंज इन जीन पूल भाई, उसमें चेंज होने के लिए ये जीन फ्लो मल्टीपल टाइम माइग्रेशन बहुत जरूरी है। जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये और देख लो, ये पूरा ही छपा हुआ है, समझा देता हूँ जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है, समझो। सबसे पहले 2 बातें बताऊंगा, ये 2 समझना कि ड्रिफ्ट होता क्या है, ठीक है। इसमें 2 इफेक्ट हैं, एक बोटलनेक इफेक्ट, एक फाउंडर इफेक्ट। इफेक्ट बाद में पढ़ना, पहले समझो। जेनेटिक ड्रिफ्ट जैसे मैंने बताया था ना, कि कुछ चीजें लार्ज पॉपुलेशन पर एप्लीकेबल होती हैं, पर जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑलवेज ऑलवेज एप्लीकेबल फॉर स्मॉल पॉपुलेशन, कभी लार्ज पॉपुलेशन पर एप्लीकेबल नहीं होगा। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि जेनेटिक ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट का मतलब है जीन के फ्लो में अचानक से चेंज आ जाना, वो कम भी हो सकता है बढ़ भी सकता है, ठीक है। जीन का ड्रिफ्ट हो जाना, समझना मेरी बात। तो स्मॉल पॉपुलेशन पर एप्लीकेबल होगा, पहला क्वेश्चन ये आता है। अब क्या है जेनेटिक ड्रिफ्ट, क्या इट इज रैंडम, रैंडम नॉन डायरेक्शनल, कोई डायरेक्शनल नहीं, अचानक से होने वाला चेंज है। चेंजेस ऑफ अ जीन फ्रीक्वेंसी इन अ स्मॉल पॉपुलेशन बाय चांस, बाई चांस किसी छोटी पॉपुलेशन में जीन की फ्रीक्वेंसी में चेंज आ गया बाई चांस, इसको जीन का ड्रिफ्ट हो जाना बोलते हैं। जैसे मानो किसी जंगल के अंदर छोटी सी पॉपुलेशन रहती थी, अचानक से आग लग गई, समझना, अचानक से आग लग गई, उस पॉपुलेशन में नीली आंखों वाले जीन भी थे और काली आंखों वाले जीन भी थे, उस आग के अंदर नीली आंखों वाले जीन मारे गए, तो उस पॉपुलेशन के अंदर सिर्फ काली आंखों वाले जीन बचे, जिससे कि फ्यूचर जनरेशन पर भी इसका इफेक्ट पड़ना था। या मानो एक जंगल में एक छोटी सी पॉपुलेशन थी, उसमें डिफरेंट टाइप के एनिमल्स थे, पर कुछ एनिमल ऐसे थे जो दौड़ने में भागने में बहुत तेज थे, तर्रार थे, चालाक थे। जब वो आग लगी तो नॉर्मल एनिमल्स मारे गए, उस आग में वही बच पाए जो उस अनफेवरेबल कंडीशन से बच सकते थे। ये प्राकृतिक आपदा छोटी पॉपुलेशन पर एप्लीकेबल हो सकती है, बड़ी पॉपुलेशन पर एप्लीकेबल नहीं हो सकती, समझ रहे हो। इसमें क्या हो सकता है, मे नंबर बढ़ जाए घट जाए ड्यू टू साइज ऑफ पॉपुलेशन सॉरी, मतलब साइज ऑफ पॉपुलेशन बढ़ जाए घट जाए, दोनों काम हो सकते हैं, ठीक है। इसको समझा, कब क्यों हो सकते हैं, जियोग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से, माइग्रेशन बाई चांस, माइग्रेशन बाई चांस, और नेचुरल कैलिमिटी, ठीक है। ठीक है, आप समझ रहे हो।
कैलेमिटी लिंक टू स्क्वायर, ठीक है। ये जो मैंने बताया ना, नंबर बढ़ना घटना किसी पॉपुलेशन में, जैसे कोई जियोग्राफिकल आइसोलेशन हो गया, अचानक से एक पॉपुलेशन थी, भूकंप आया, एक पार्ट टूट करके उस अर्थ का अलग हो गया, छोटी सी पॉपुलेशन, गांव दो पार्ट में डिवाइड हो गया, पानी किधर पानी किधर, जीन का जो फ्लो हो रहा था उसमें चेंज आ जाएगा, ठीक है। माइग्रेशन बाई चांस, लोगों को भ्रमण करना पड़ा किसी कारण से। नेचुरल कैलेमिटी, कैलेमिटी का मतलब कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, ठीक है। जैसे एक बहुत प्यारा सा एग्जांपल ले रहा हूं, उसको समझाएं, दो इफेक्ट देन, न्यूटन इफेक्ट, फाउंडर इफेक्ट। जैसे मानो एक पॉपुलेशन है एक बोतल के अंदर, इस पॉपुलेशन के अंदर ये दो टाइप की, ये भी पॉपुलेशन थी, ये सब अच्छे से रहते थे, अचानक से कोई आपदा आई, समझ रहे हो, कोई ऐसी आपदा आई जिसके अंदर सारे मारे गए, सिर्फ वो बच्चे जो बहुत कम पॉपुलेशन में थे। जैसे देखा ना आज की में मैं न्यूज सुन रहा था, चीता की पॉपुलेशन, चीता इतनी कम हो चुकी है कि वो बोतल की नेक से गुजर रही है, ऐसा उनकी स्पीच थी। यानी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन थी जिनमें कुछ बहुत डिफरेंट टाइप के थे, बहुत तर्रार थे, तेज थे, दौड़ने में फास्ट थे, बुद्धि में बहुत तेज थे। अचानक से कोई प्राकृतिक आपदा आई और ये पॉपुलेशन साइज इतना घट गया, पर इसकी नेक में वो स्पीसीज थी जो हर चीज में बेस्ट थी। साइज क्या हो गया, छोटा हो गया, बोतल की नेक से गुजर रही है ये पॉपुलेशन। अगर इस पॉपुलेशन को सुरक्षित इन्वायरमेंट नहीं दिया गया तो ये विलुप्त हो जाएगी, एंडेंजर्ड हो जाएगी, जो बहुत सारी स्पीसीज हो चुकी हैं आज की डेट में, ठीक है। अगर आपने सही इन्वायरमेंट दे दिया तो ये आगे जाकर के एक नई पॉपुलेशन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, जो पहले की पॉपुलेशन से कई मायने में बेटर होगी। इसके कहते हैं बोटल नेक इफेक्ट, यानी एक अनफेवरेबल कंडीशन में से वो पॉपुलेशन बोतल की नेक से गुजर रही है, ठीक है। आप समझ रहे हो, जैसे आप इतने सारे बच्चे हो, अचानक से मैं लगातार टेस्ट क्वालिफाई करा रहा हूं, टेस्ट 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 टेस्ट, ठीक है। 5 टेस्ट के अंदर जो क्वालिफाई करेगा वही छठवें टेस्ट में दे पाएगा, बाद बाकी हम अगले छठवें टेस्ट में एंट्री नहीं करने देंगे। फिर आगे के 5 टेस्टों में जो बचेगा, तो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, आपकी जो संख्या थी घटा घटा के छोटी संख्या पर आ गए। पर अगर उनको मौका दिया गया तो वो आगे जाकर के पता नहीं क्या कर देंगे, समझ रहे हो ना। तो अनफेवरेबल कंडीशन वो नेचुरल कैलेमिटी भी हो सकती है, माइग्रेशन भी हो सकता है, जियोग्राफिकल आइसोलेशन भी हो सकता है, किसी भी कारण से अगर पॉपुलेशन का नंबर अचानक से कम हो जाए और अगर इसको सुरक्षा प्रदान किया है तो आगे आगे नई पॉपुलेशन बना देगा वो। इसको बोलते हैं बोटल नेक इफेक्ट, अगर नंबर कम हो रहा है। एक है फाउंडर इफेक्ट, जैसे मुझे याद है, ठीक है, एक पॉपुलेशन थी कि दिल्ली में जब उस समय आजादी के बाद चल रही दंगे चल रहे थे, तो कुछ लोग माइग्रेट करके एक पहाड़ी पर एक गांव बसा लिए, ठीक है, मतलब घर बसा लिए, घर के सारे मेंबर थे, उन्होंने और करके पूरा गांव बसा लिया धीरे धीरे करके, ठीक है। तो उस गांव के मानो एक पॉपुलेशन थी, अचानक से कुछ अच्छे लोग भी हो सकते हैं, बुरे लोग भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनमें कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर हो, वो माइग्रेट करके किसी दूसरे आइलैंड पर चले गए, दूसरी जगह चले गए, माइग्रेट कर गए, और वहां जाकर के उन्होंने पूरा एक नई पॉपुलेशन बना ली। तो उस पॉपुलेशन के फाउंडर कौन थे, जो माइग्रेट करके आए थे वो फाउंडर थे ना। इसको बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट। किसी के माइग्रेशन की वजह से, कोई नई पॉपुलेशन बनती है, वो फाउंडर इफेक्ट कहलाती है। किसी जियोग्राफिकल आइसोलेशन या कोई 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 कैलेमिटी हुई, नेचुरल कैलेमिटी, उसकी वजह से जो नंबर कम रह जाता है, अचानक से जैसे कम रह गया, बोटल नेक इफेक्ट। माइग्रेट करके नई पॉपुलेशन बनाई, फाउंडर इफेक्ट। तो दो इफेक्ट होते हैं, इसको बोलते हैं जीन का अचानक से ड्रिफ्ट हो जाना। ये जीन ड्रिफ्ट कर रहा है, यहां भी जीन ड्रिफ्ट कर गया, ठीक है। ऑलवेज एप्लीकेबल फॉर स्मॉल पॉपुलेशन, ये भी स्मॉल पॉपुलेशन पर एप्लीकेबल हो सकता है, ये भी स्मॉल पॉपुलेशन पर। ये दोनों इफेक्ट लार्ज पॉपुलेशन पर कभी एप्लीकेबल हो ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल। समझ में आया नहीं आया? दीपक यादव, नहीं नहीं नहीं, कौन था बच्चा, एक सुनो, कहां गया, लकी, तू गधा है यार, कैसे तू इतनी मतलब बढ़िया तरीके से समझाया, इतने सारे एग्जाम्पल दिए। जीन के नंबर में अचानक से कमी हो जाना, इसको ड्रिफ्ट बोलते हैं। जीन के नंबर में अचानक से कमी हो जाना, ड्रिफ्ट बोलते हैं। छोटी पॉपुलेशन पर हो सकता है, ठीक है, बड़ी पॉपुलेशन पर नहीं होगा। इसमें पॉपुलेशन नंबर कम भी हो सकता है, वो कम नंबर आगे जाके बढ़ भी सकता है। आप समझ रहे हो, साइज ऑफ पॉपुलेशन कम भी हो सकता है और वो बढ़ भी सकता है, डिपेंड करता है। यहाँ साइज कम हो रहा है और यहाँ कम साइज आगे जाके साइज बढ़ा रहा है, ठीक है। इसके अंदर प्राकृतिक आपदा की वजह से बोतल की नेक, यानी बड़ी बोतल थी, छोटी रह गई, समझ रहे हो।
बोटलनेक इफेक्ट, माइग्रेशन हुआ, एक नई पॉपुलेशन बना ली, फाउंडर इफेक्ट, सिंपल सी बात, समझ रहे हो? ये है, क्या समझ नहीं आया? एक दीपक कौन था? मैं दीपक नहीं, दीपक नहीं था, कोई और था, समझ रहे हो? फाउंडर का मतलब आप इस पॉपुलेशन में कुछ लोग माइग्रेट करके नई जगह चले गए, उन्होंने गए तो धीरे धीरे उनके और आगे परिवार और परिवार, उनके बच्चे, उन बच्चों के बच्चे, उन बच्चों के बच्चे, तो एक पूरी गांव बन गया धीरे धीरे जाकर के, तो ये फाउंडर इफेक्ट हो गया। कहते हैं इस गांव के फाउंडर कौन है? अरे वो आए थे दिल्ली से माइग्रेट करके उस समय, ठीक है, उन्होंने पूरा गांव बसा लिया, ये फाउंडर इफेक्ट है। आया नहीं आया? हाँ, तो ये हो गया जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन का अचानक से ड्रिफ्ट हो जाना। अब तीसरा आता है म्यूटेशन या जेनेटिक बेसिस ऑफ एडेप्टेशन। भाई ये क्या है? अब ये एक बस समझने का है, बस यही है लास्ट समझने का, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन और नेचुरल सिलेक्शन में पढ़ा चुका हूं, रिकॉम्बिनेशन आप वहां पढ़ते ही हो, ठीक है, मियोसिस के अंदर। लिडरबर्ग एक्सपेरिमेंट था, एक एक्सपेरिमेंट देख लो, कुछ भी नहीं है, एक लाइन का एक्सपेरिमेंट है। मानो आपने एक बैक्टीरियल ग्रोथ ली, सेम वही जो मैं एग्जांपल का तुम्हें लिया, इस बैक्टीरियल ग्रोथ को कई सालों तक मैं एक प्लेट से दूसरी प्लेट, दूसरी प्लेट से तीसरी प्लेट, तीसरी प्लेट से चौथी प्लेट, मल्टीपल टाइम मैंने इसको पसाचिंग की, और ये वही बैक्टीरिया है, 1-2 साल से मैं इनको मेंटेन करता आ रहा हूं, ठीक है, मतलब तुम सारे बच्चे हो, 1-2 साल से तुम्हें पढ़ाता आ रहा हूं मैं, मुझे नहीं पता तुम्हारे अंदर कुछ चेंज हुआ या नहीं हुआ, देखने में सब एक जैसे लग रहे हो, ठीक है, ठीक है। बैक्टीरियल ग्रोथ एंटीबायोटिक सेंसिटिव है, सारे के सारे एंटीबायोटिक सेंसिटिव है, क्योंकि इनके अंदर कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पावर को मैंने कभी सोचा ही नहीं कि रेजिस्टेंस पावर भी आएगी, बस मैं इनको ग्रोथ कराता रहा, पढ़ाता रहा, पढ़ाता रहा, पढ़ाता रहा, ठीक है। अब एक दिन देखना चाहता हूं, तो मैंने इनको एक नॉर्मल प्लेट ली जिसके अंदर कोई एंटीबायोटिक नहीं थी, तो सारी कॉलोनी ग्रो कर गई, 1 से लेकर के 7 तक सारी कॉलोनी ग्रो कर गई। अब मैं देखना चाहता हूं इन 2 सालों में क्या कुछ बैक्टीरिया तो ऐसे होंगे जिन्होंने कुछ ना कुछ परिवर्तन किया होगा, इन लाखों बच्चों में कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जो पूरी साल पढ़ाने के बाद जिनके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आए होंगे, तो मैं क्या करूंगा? एनवायरमेंट चेंज कर दूंगा, वही चीज, ठीक है। ट्रांसफर बैक्टीरियल कॉलोनी इन एंटीबायोटिक कंटेनिंग मीडियम, इसमें एंटीबायोटिक डाल दी, सारे सेंसिटिव थे, पर जैसे ही मैंने उसका रेप्लिका लगाया, इस कॉलोनी को उस पर शिफ्ट किया, सारी मारी गई, सिर्फ 2 कॉलोनी बची। देखो सारी एक ही जैसी थी, इनका ओरिजिन एक ही जगह से हुआ था, सब सेंसिटिव थे, पर ये कहां से इनमें रेजिस्टेंस पावर आ गई? इस 1 साल के अंदर इन्होंने अपने अंदर कुछ परिवर्तन कर लिए, सब नहीं कर पाते, कुछ ही कर पाते हैं, जो कर पाते हैं वो इतिहास रचते हैं, ठीक है, जो अपने अंदर परिवर्तन कर पाते हैं वो हिस्ट्री बनाते हैं, ठीक है। तो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कॉलोनी क्रिएट हुई, ऐसा नहीं कि मैंने पसाच कराई तभी ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पावर आई ना, पहले ही आ चुकी थी, इस एक्सपेरिमेंट से तो हमने उनको अलग किया, समझ रहे हो? टेस्ट कंडक्ट कराने से मैं उन बच्चों को अलग कर पाऊंगा जिन्होंने अपने अंदर परिवर्तन किया है, एक्यूमुलेशन किया है, यानी पहले 1 कॉलोनी थी, अब मुझे 2 कॉलोनी मिल गई, एंटीबायोटिक सेंसिटिव और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस थी वही आगे जाकर के न्यू स्पीसीज को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। आप समझ रहे हो? मैं इवोल्यूशन पढ़ा नहीं रहा हूं तो मैं एक इवोल्यूशन की दुनिया में लेकर के आया हूं, जहां तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इन्वायरमेंट के आसपास सब जगह इवोल्यूशन हो रहा है, देखो, समझो कि हो क्या रहा है, समझ, मतलब फील करो उस चीज को यार, हो क्या रहा है, कहां क्या चल रहा है। वो तब चीजें हो पाएंगी जब तुम थोड़ा एक्टिव होगे, चीजें पढ़ोगे, जानोगे, हर चीज में इन्वॉल्व होगे, अच्छा ये चल रहा है यहाँ पर, अच्छा ऐसा हो रहा है यहाँ पर, तब तुम समझ पाओगे इन चीजों को। ये सब चीजें कोई किताबों में लिखी हुई चीजें नहीं है, हर चीज फील, एक्चुअल मैंने भी फील की है, क्योंकि मैं मतलब अक्सर के मेरी आदत है ये फील करना, ठीक है, ऐसा है तो ऐसा क्यों, ठीक है, उसके पीछे ढूंढना, फिर उस चीज को कोरिलेट करना, दुनिया में चीजें चल रही है, तब तुम उस चीज को बेहतर तरीके से बता पाते हो, और आप तब उन चीजों को इंटरप्रिटेट कर पाते हो, समझ पाते हो, ठीक है। तो ये समझ में आया? तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन निकला? लिडरबर्ग एक्सपेरिमेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट सो दैट प्री एग्जिस्टिंग एडवांटेजियस म्यूटेशन, मतलब जब मैं पसाज करा रहा था तो अचानक से किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कोई म्यूटेशन हुई होगी, उस म्यूटेशन की वजह से उसमें रेजिस्टेंस पावर आई होगी, ठीक है। प्री एग्जिस्टिंग जो पहले से थी, एडवांटेजियस, समझ रहे हो? व्हेन सेलेक्टेड विल रिजल्ट इन ऑब्जर्वेशन ऑफ न्यू फिनोटाइप, जब हमने इसको सेलेक्ट किया तो आगे जाकर के उन्होंने नए फिनोटाइप बनाए, जो आगे आगे नई स्पीसीज बनाएगा, ठीक है। ओवर फ्यू जनरेशन दिस वुड रिजल्ट इन स्पेसिएशन, कई जनरेशन के बाद
जो रेजिस्टेंस पावर जिनमें आई थी वो एक नई स्पीसीज बना देंगे, सिंपल सी बात, ठीक है। यानी कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन है ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंक्लूजन समझना। A new environment does not induce the mutation। ऐसा नहीं है कि मैंने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पावर, जब एंटीबायोटिक वाले मीडियम में उन बैक्टीरिया को डाला तो उनमें रेजिस्टेंस पावर आ गई ना। न्यू एनवायरमेंट डज नॉट इंड्यूस द म्यूटेशन, इट ओनली सेलेक्ट द, ठीक है, प्रो एडेप्टिव, प्री होगा, ठीक है, प्री एडेप्टिव म्यूटेशन दैट अकर्ड अर्लियर। हमने तो सिर्फ ऐसा नहीं है जैसे मैंने पेपर कंडक्ट कराया आज, ठीक है, तो पेपर कंडक्ट कराते ही आप इंटेलिजेंट बन गए दो बच्चे ना, उन्होंने पहले से पढ़ाई की थी, बस मैंने एक नया एनवायरमेंट, नया मीडियम, ठीक है, प्रोवाइड करा करके उन बच्चों को अलग कर दिया उन बच्चों से, ठीक है, जिन्होंने अपने अंदर परिवर्तन नहीं किए थे, या उन बच्चों को अलग कर दिया जिन्होंने अपने अंदर परिवर्तन किए थे। समझ में आया? इस एक्सपेरिमेंट से ये चीज समझ में आती है, समझे या नहीं समझे? अब लास्ट है इसका नेचुरल सिलेक्शन, जो मैं पढ़ा चुका हूं आपको, ठीक है, बस बता दे रहा हूं हेडिंग्स में। जैसे इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म बहुत प्यारा एग्जांपल है नेचुरल सिलेक्शन का, इससे समझ में आ गया होगा कि नेचर भी अपना रोल प्ले करती है नई स्पीसीज बनाने में। समझ में आया? इवोल्यूशन ऑफ पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस मॉस्किटो, भाई पहले के टाइम पर मॉस्किटो को मारने के लिए सिर्फ डीडीटी हम डाल देते थे, मॉस्किटो मर जाते थे। आगे जाकर के हमने ओडोमोस लेके के आए, बस लगाना चालू कर दी, सो जाते थे खाट पर तो मच्छर नहीं काटते थे। फिर धीरे से मच्छरों ने उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस पावर डेवलप कर ली। फिर कछुआ छाप अगरबत्ती जलाते थे, ठीक है, तब मच्छर भाग जाते थे, पर उसके अगेंस्ट भी मच्छरों ने रेजिस्टेंस पावर डेवलप कर ली। फिर आगे जाकर के कछुआ छाप अगरबत्ती हरी से लाल हुई, ग्रीन से रेड, और टॉक्सिक कर दिया, मच्छरों ने और रेजिस्टेंस पावर डेवलप कर ली। फिर गुड नाइट की टिक्की लेकर के आए, उनको लगाना चालू कर दिया, फ्यूम्स आए, मच्छर मारे गए, पर धीरे धीरे उन्होंने उसके अगेंस्ट भी रेजिस्टेंस पावर कर ली। धीरे धीरे उसमें भी प्रोसेस चलती गई और हम उसमें और टॉक्सिक टॉक्सिक टॉक्सिक, फिर गुड नाइट ऑल आउट लेकर के आए। ऑल आउट बहुत इफेक्टिव रही, पर धीरे धीरे ऑल आउट के हमने और टॉक्सिक कर दिया, फिर उसके मोड चेंज कर दिए, और आज की डेट में ऑल आउट के अगेंस्ट भी मॉस्किटो के अंदर रेजिस्टेंस पावर आ चुकी है। हमें डायरेक्ट मॉस्किटो को मारने के लिए केमिकल को, पॉइजन को उसके ऊपर हिट करना पड़ता है, हिट की फॉर्म में चीजें लेकर के आ गए, और आज की डेट में मच्छर उसके अगेंस्ट भी रेजिस्टेंस पावर डेवलप कर रहे हैं। यानी जितना हम उनको टिपिकल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराते जा रहे हैं, उनके अंदर उतना ही रेजिस्टेंस पावर और डेवलप होती जा रही है। समझ रहे हो? बेहतरीन एग्जांपल है डायरेक्शनल सिलेक्शन का। जैसे जैसे नेचर में परिवर्तन होंगे, जो अपने अंदर चेंज कर लेगा, मौका उसको आगे मिलेगा। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस माइक्रो, पहले सिर्फ एक एंटीबायोटिक होती थी, पेनिसिलिन, समझ रहे हो, बस। और आज की डेट में एंटीबायोटिक्स का जखीरा है, क्योंकि माइक्रोब्स ने उनके अगेंस्ट भी, सबके अगेंस्ट रेजिस्टेंस पावर डेवलप कर ली। सिकल सेल एनीमिया स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन का बहुत बेहतरीन एग्जांपल है, मैंने एग्जांपल दिखाया था ना आपको वो, ठीक है, अफ्रीका वाला। और डार्विन की फिंचेस, ये भी नेचुरल सिलेक्शन का एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल है, ठीक है। इनको एनसीईआरटी ने 3 डायग्राम से दिखाने की कोशिश की है, ठीक है। एनसीईआरटी बोल रही है ये एक पॉपुलेशन है, ये इसकी मीन वैल्यू है, समझना, माध्य पॉपुलेशन है, ये इसकी मीन वैल्यू है, माध्य। अब 3 टाइप से नेचर सेलेक्ट कर रही है। अगर इस समझना यहां पर क्या हो रहा है, पॉपुलेशन मीन की तरफ जा रही है, माध्य की तरफ जा रही है, यानी नैरो हो रही है, नैरो मीन वैल्यू, पॉपुलेशन साइज नैरो हो रहा है, इट इज अ स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, सेंटर की तरफ में स्टेबल हो रहे हैं, समझना। अब यहां क्या हो रहा है, पॉपुलेशन यानी ये लाइन एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो रही है, डायरेक्शनल सिलेक्शन, समझना, डायरेक्शनल सिलेक्शन। अगर पॉपुलेशन 1 से 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, 2 पीक आ रही हैं, डिसरप्टिव सिलेक्शन, जो नेचर में रेयरली देखने को मिलता है, प्लांट्स में देखने को मिल जाएगा डिसरप्टिव सिलेक्शन। जैसे स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन का मतलब है, समझना मेरी बात, ठीक है, जैसे देखे होंगे लोगों के शूज का एग्जांपल ले लो, जो सेल आती है अमेजॉन पर, तो 7 नंबर और 8 नंबर ये पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो नेचर इसकी तरफ स्टेबल हो रही है, कम और ज्यादा बड़े पैर लोगों के कम होते हैं, तो ये हो गया स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। डायरेक्शनल सिलेक्शन का मतलब है जैसे इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म, पहले उस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा था, अब दूसरे डायरेक्शन में सिलेक्शन कर रही है, ठीक है। डिसरप्टिव एनिमल में तो होता नहीं है, प्लांट के केस में एक पॉपुलेशन में अचानक एक नई पॉपुलेशन बन गई ड्यू टू म्यूटेशन, तो ये हो गया डिसरप्टिव सिलेक्शन। तो मैंने लिख भी दिया यहां पर, जैसे
डायरेक्शनल सिलेक्शन पे क्वेश्चन अगर पूछेगा तो ये सब डायरेक्शनल सिलेक्शन के एग्जांपल हैं, ठीक है। ये स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन का एग्जांपल है, ठीक है, आप समझ रहे हो। तो ये कुछ मैंने एग्जांपल लिख दिए हैं कि आपको समझ में आएंगे कि डायरेक्शनल क्या होता है, ठीक है, डिसरप्टिव क्या होता है, स्टेबलाइजिंग क्या होता है। बस इतना ही कराऊंगा आज मैं। ये आपका पूरा खत्म होता है। अब आएगा इसके बाद हार्डी विंगवर इक्वेशन। हार्डी विंगवर आज नहीं कराऊंगा, अब कल कराने वाला हूं मैं आपका हार्डी विंगवर्ग ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन और ह्यूमन इवोल्यूशन, ठीक है, कल इतना हो जाएगा, ठीक है। हार्डी विंगवर इक्वेशन, ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन, छोटा सा ब्रीफ अकाउंट का मतलब फ्लो डायग्राम बना के मैं इवोल्यूशन को समराइज कर दूंगा, और ह्यूमन इवोल्यूशन। यानी कल वाले टॉपिक से 2 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो कल मैं इस चैप्टर को एंड कर दूंगा, ठीक है। और एक पार्टी शार्टी कर लेना मेरी तरफ से, ठीक है, समझ रहे हो, समोसा पार्टी, ठीक है। और आज बसंत पंचमी है, ठीक है। माँ सरस्वती की वंदना कर लेना और प्रार्थना करना कि बस माँ इस बार आशीर्वाद दो कि इस बार सच्चे मन से मेहनत करें। जो टाइम है ना, असली में सही टाइम अब स्टार्ट हुआ है दौड़ लगाने का। जो अब इस समय पढ़ेगा ना वो फोड़ देगा इस बार, ठीक है। तो ये सही समय है और ये समय को प्रॉपर यूटिलाइज करें और इस बार 2024 में हम फोड़ दें, ठीक है। तो मिलते हैं कल, ठीक है। हो सकता है कल मेरा ही लेक्चर हो क्योंकि कल मेरा लास्ट लेक्चर होगा, तो भैया आ जाना सारे के सारे, ठीक है। और सैटरडे को ऑनलाइन, भाई ऑनलाइन वाले लेक्चर में सारे के सारे जरूर आ जाना, ठीक है, रिवीजन कराऊंगा। और ऐप पर मैं 12th वाला रिवीजन प्रैक्टिस स्टार्ट कर ही दूंगा, ठीक है। और मंडे को जहां तक है मेरा इवोल्यूशन का ही प्रैक्टिस सेशन आएगा, ठीक है। बट जो क्लास चल रही थी रूटीन वाली वो चलेगी, उसमें मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा, ये अलग से एक एडिशनल क्लास आएगी, ठीक है। उसका हम टाइम आपको बता देंगे, ठीक है। तो वो एक अलग से एडिशनल मेरा अपना मतलब मैं एडिशनल एक लेता रहूंगा, ठीक है, 1 घंटे का सेशन जिसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता रहूंगा आपको, ठीक है, बैक डायरेक्शन के अंदर। बैक डायरेक्शन का मतलब है पहले एवोल्यूशन फिर बायोटेक्नोलॉजी, इस तरीके से चलेंगे हम बैक डायरेक्शन के अंदर, समझ रहे हो। तो वो अलग सेशन होगा आपका, रूटीन क्लास में मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा, ठीक है। वो मेरा अपना अलग से एफर्ट है कि मैं लगाऊंगा और एक्स्ट्रा आपको रिवीजन भी करा दूंगा, ठीक है, जिससे कि मजबूत करना है। और निर्णायक सीरीज के अंदर कंटिन्यू चल रहा है, फिर से बोल रहा हूँ, सैटरडे को एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन का है, बहुत अलग वे में कराने वाला हूँ, ठीक है, मजा आएगा आपको 100%, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर 2024। थैंक यू बेटा, बाय। इवोल्यूशन ही आपका लास्ट चैप्टर, एक बच्चा कह रहा है लास्ट चैप्टर कब होगा, इवोल्यूशन ही आपका लास्ट चैप्टर है, ये चल रहा है आपका, ठीक है। ओके बाय बेटा।